जी आपको नहीं आप जय जस देना खूरी का गणेश शंभोरी को नारायण पंचनाम देवता माता लक्ष्मी पार्वती। जय जस देना पंचनामा देवा या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता तामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। जय माता। कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको वरदान मिला, हम सबके कि अपने पुण्य कर्म थे शायद जो हमको वरदान मिला, कहने को कविता मिली हमें, रहने को हिंदुस्तान मिला। ये भारत का सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य कि सभागार में जिन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साथ कविता का आनंद लिया है, लेखन का आनंद लिया है, ऐसे असीम शुक्ल जी हमारे मध्य में हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार कलगन ध्वनि से आपका स्वागत, अभिनंदन। देहरादून की हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर राम विनय जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डोरी डबराल जी हमारे मध्य में हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन। हल्दर जी उपस्थित हैं, विशंबरनाथ बजाज जी हैं। लेकिन हम सबसे पहले अतिथि देवो भव की परंपरा के अंतर्गत आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी जो हमारे शहर के गौरव हैं, प्रथम नागरिक हैं, मेयर साहब हैं, उनका स्वागत करने के लिए आज के इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय डॉक्टर बीके संजय जी से निवेदन करूंगा कि उनका पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। आदरणीय बीके संजय जी, साथ में उनको डॉक्टर गौरव संजय जी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, वो एक अंग वस्त्र दे करके और एक प्रतीक चिन्ह के माध्यम से उनका स्वागत करें। संजय जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि पद्मश्री माधुरी बर्थवाल जी का भी स्वागत करें। बहुत अच्छा लगा है। मैं डॉक्टर सुधारानी पांडे जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएं, और आदरणीय संजय जी से निवेदन करूंगा कि आज की विशेष अतिथि पूर्व कुलपति डॉक्टर सुधारानी पांडे जी का भी स्वागत करें। मैं आदरणीय प्रोफेसर जेपी पचौरी जी से निवेदन करूंगा जो वर्तमान में कुलपति हैं हिमालयन यूनिवर्सिटी के, कि वो मंच पर आए। आदरणीय संजय जी से निवेदन करूंगा कि सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक्चुअली क्या है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, हम लोग आपकी वाणी के प्यासे हैं। आप, हमारा सौभाग्य है कि हम असीम शुक्ल जी के साथ युग में हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां असीम शुक्ल जी के स्वागत सम्मान में बजाएं। मैं
आदरणीय संजय जी से निवेदन करूंगा कि हम वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर राम विनय जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डोली डबराल जी से कृपया वो भी आए और उनका स्वागत आदरणीय संजय जी करें। मैं भाई जसवीर सिंह हल्दर जी से निवेदन करूंगा, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आजकल आपने अपनी कविताओं के माध्यम से धूम मचा रखी है, वो भी आए और संजय जी से निवेदन करूं कृपया हल्दर जी का स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियां भी स्वागत करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सबके बड़े बुजुर्ग आदरणीय विशंबरनाथ बजाज जी भी कृपया मंच पर आ जाएं और संजय जी से निवेदन है कृपया विशंबरनाथ बजाज जी, जो स्वयं साहित्यकार भी हैं और हमारे सबके संरक्षक भी हैं, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। कृपया किमोती जी का स्वागत करें। श्री शादाब अली जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, शायर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए। हाँ, शादाब जी आए, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में अश्विनी काम्बोज जी पहुंचे, आपका भी स्वागत है सर, अभिनंदन है। हमारे मध्य में डॉक्टर एसएन सिंह जी हैं, मैं निवेदन करूंगा कृपया आए और आपका भी स्वागत डॉक्टर संजय जी करें। मैं श्री भागीरथी शर्मा जी जो उत्तर हैं, उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की श्रृंखला चलती रहेगी। उससे पूर्व मैं दूरदर्शन की टीम का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आए। मैं आज के इस कार्यक्रम के होस्ट कहूं, क्या कहूं, जिनके कारण ये सारा कार्यक्रम संभव हो पाया है, ऐसे आदरणीय बीके संजय से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय बीके संजय जी। मेरा नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि सुनील उनियाल गामा जी, जो कि महापौर हैं नगर निगम देहरादून के, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। विशिष्ट अतिथि पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी, श्रीमती तरनजीत कौर जी, जो कि आज उनको आना था लेकिन मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने दूरदर्शन की टीम भेजी हुई है, वो अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाए। योगेंद्रनाथ शर्मा अरुण जी, जिन्होंने कि हमें अपना संदेश भी भेजा हुआ था, मैं फोन ले आया हुआ है तो वो श्रीकांत जी आपको सुनाएंगे। पचौरी जी, जो कुलपति हैं, महेश कंडपाल जी बेलम स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी अपने समय की कारण नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की है और उन्होंने कहा भी है कि हमारी असमर्थता लोगों को बता दें। असीम शुक्ल जी के बारे में, जो कि मैं बहुत इनका आभारी हूं, आपने कहा भी है कि मैं इतना बूढ़ा नहीं हो गया हूं। मैं मानता हूं कि आप हमेशा जवान रहें और हम सब लोगों को आशीर्वाद दें कि हम भी आपकी तरह चलते फिरते रहें और अपनी सेवा करते रहें। पार्थोस किमोती जी, ये संपादक हैं पायनियर में, और इनका बुलाना हमने इसलिए उचित समझा क्योंकि ये हमारे कॉलम लिखते भी रहते हैं और चूंकि ये जर्नलिस्ट हैं और इनका प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान है, यही एक कारण है कि मैंने आपको यहाँ पे बुलाया हुआ। डॉक्टर राम विनय सिंह जी जैसे मेरा सबसे पहले यही हुआ था और ये सौभाग्य है कि जो हमने 2018 में सबसे पहला विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन किया था, तो डॉक्टर राम विनय सिंह जी का मुझे किसी ने नाम बताया था कि बहुत अच्छी तरह से संचालन भी करेंगे, अध्यक्षता भी करेंगे, तो फिर मैंने उनको बुलाया हुआ था और इसके बाद से मेरा कई बार हुआ। मैं फिर आज सौभाग्यशाली हूँ कि आपने अपना समय निकाला और हम लोगों को दिया। हल्दर जी का नाम मैं पूरा नहीं जानता था, इन्होंने मुझे कुछ कहीं पे किताबें भी भेंट की हुई थी, लेकिन भीड़ में कई बार ले लेते, ध्यान देना, तो हमने इन्हें फिर अपना कार्ड दिया, अपना नाम बताया, तो हल्दर जी कहते मैं तो आपको जानता भी नहीं। तो मैंने कहा भाई कैसे जानते हैं, कहीं मिले थे, हमने तो आपको 2 किताबें भी भेंट की हैं। तो आज मैंने इनको प्रॉमिस किया है कि अब हम आपका नाम जसवीर सिंह हल्दर जी भी याद रखेंगे और भूलने की कोई बात नहीं। सविता मोहन जी के साथ में डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी के साथ ही हमारा इनसे परिचय हुआ था। मैं आपका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं और हमारे जो अन्य वक्ता हैं, सुजाता मेरी बहू है और गौरव मेरा छोटा बेटा है, इन सब का भी, डॉली डबराल जी का,
बजाज साहब तो अश्वनी जी, काम्बोज जी हमारे यहाँ आते ही रहते हैं और इनका ही बड़ा योगदान है। जो बच्चे हैं इन्हीं के यहाँ से आते हैं। आप लोगों को गलतफहमी ना हो कि हम एक छोटी सी जगह में कोई मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का होता है। और जो हमारे अन्य अतिथि आए हैं, हम सबका, मास मीडिया का, खास तौर से बच्चों का मैं बहुत आभारी हूँ कि काम्बोज जी के माध्यम से आप लोग आते रहते हैं। और ये सुधा जी का सजेशन भी था और मुझे पसंद भी आया। पहले तो हमने आप लोगों को भी बुलाया, कहते ये बात तो ठीक है, हम लोग तो किताबों का महत्व समझते हैं और तभी तो हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ आपको कुछ बच्चों को जरूर बुलाना चाहिए कि जिनको ये संदेश जाए कि वो समझें कि किताबों की क्या कीमत है। इसी कारण फिर मैंने अश्वनी जी से रिक्वेस्ट की थी, तभी हमने इनको यहाँ पे बुलाया हुआ। श्रीकांत जी का मैं इसलिए आभारी हूं क्योंकि श्रीकांत जी के बारे में मैं कई समय से चुन जगाता कि बहुत अच्छे संचालक हैं। वैसे मैं चाहता हूं, मेरी अपनी हार्दिक ख्वाहिश होती संचालक महिला हो तो बहुत अच्छी है। और शायद श्रीकांत जी को दुख भी होगा या सुन के अचंभा भी होगा कि जो हमारे साथ एक बैठे हुए थे तो उन्हें हैरानी हो रही थी, क्योंकि पहले हमारे यहाँ योगेश जी आते थे तो हमने प्रॉमिस किया था कुछ ही महिला संचालक को बुलाएंगे, तो फिर वो कहते फिर हमने एक पुरुष को बुला दिया। लेकिन वो कहते कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, अब हम आपके लिए एक महिला संचालक का उन्होंने इंतजाम किया है। तो मैंने उनको वादा किया है कि मैं उनको भी बुलाऊंगा और इनको भी बुलाऊंगा, कि मेरा मानना है कि ना कोई महिला अकेले कुछ कर पाएगी, ना पुरुष कोई अकेला कर पाएगा। हमें सब लोगों को एक दूसरे की जरूरत है। मैं इसी के साथ ही अपनी संस्था के सभी कर्मचारियों का, जो कि दिन रात लगे रहते हैं, उनको भी बड़ा हौसला बढ़ता है और बड़े इंथुजियास्टिक होते हैं। एक एक लड़की की मैं तारीफ करूं तो ये कहेंगे कि आप अपने ही स्टाफ की तारीफ करें। और कि देखिए लड़कियां तिलक लगाने में, माला लाने में, सामान को लाने, खाने पीने के लिए आपको पूछने की, बताने में और फोन करने में कितनी तत्परता दिखाती हैं और अपनी कर्तव्य निष्ठा भी दिखाती हैं कि ये हमारा ही काम है, आपका नहीं, हम सब का काम है। इस माध्यम से मैं सब अपने कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करता रहता हूं और इनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कहता भी हूं कि आप लोग इसी तरह से करिए। आप इसको ये ना समझिए हमारा काम। जिस दिन हम सब लोग हर काम को अपना काम समझ लेंगे तो हमारा हर काम अच्छा होगा। और जो काम आप अच्छी नियत से करेंगे तो काम तो अच्छा होगा ही। यहाँ पे सभी, जैसा मैंने छात्रों को बताया, मैं बहुत अब मैं जो खास बात करूंगा, किताबों लेखकों की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे विश्व भर के लोगों का ध्यान खींचने के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक दिवस की घोषणा की गई और यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख है और यहाँ ये पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इसका साधन क्या हुआ था कि हम लोगों में नहीं, हमारे स्टाफ आप सब लोगों को गुलाब की कली देंगे। और गुलाब की कली था, ये जो विक्रेता थे उनका ये था कि हम किताब के साथ कुछ देंगे तो उससे लोग प्रोत्साहित होंगे। तो इसी का एक था, हम लोगों में नहीं, गुलाब की गुलियां हमारा स्टाफ है, सब लोगों को वितरण भी करेगा। मेरा मानना है यदि व्यक्ति, समाज और देश में परिवर्तन लाने की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि परिवर्तन एक सार्वभौमिक नियम है और किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए विचारों को बदलने की आवश्यकता होती है। यदि मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा और आप सब समझते हैं विचारों की कितनी बात। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, विचारः परम ज्ञानम, अर्थात विचार परम ज्ञान है। और यह भी लिखा है, ज्ञानम परम बलम, ज्ञान सबसे बड़ा बल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जिस तरह पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है उसी तरह एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ती है, वरना दोनों मर जाते हैं। हजारों साल पहले सिखाने का अधिकार गुरु का था, जिससे ज्ञान का प्रचार और प्रसार सीमित था। आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा द्रोणाचार्य का दृष्टांत, जिन्होंने कर्ण और एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। पुस्तकें किसी भी विचार के प्रचार प्रसार का अच्छा, सस्ता और स्थायी माध्यम है। पुस्तकें ऐसी दोस्त हैं कि जब भी आप उनका साथ चाहते हो वह आपके साथ हो जाती हैं और अपने पूरे कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाती हैं। उनके लिए समय और परिस्थितियों की बाध्यता नहीं होती है, जैसी कि व्यक्तियों के साथ होती है। पुस्तकें दोष ही नहीं, हम सबके जीवन में शिक्षकों, गुरुओं या फिर मार्गदर्शकों का कार्य करती हैं। बचपन से ही जिन बच्चों को किताब पढ़ने की आदत होती है, वही बच्चे अपने अपने क्षेत्रों में प्रगति करते हैं और उन्नति करते हैं, क्योंकि उनको बनाने में उनकी पुस्तकों और शिक्षकों का ही योगदान होता है।
शिक्षा और पुस्तकों का महत्व हमारे बहुत से ज्ञानी और राजनेताओं और समाज के बहुत से प्रबुद्ध लोगों ने समझा, पर डॉक्टर अंबेडकर ने भी समझा। लेकिन जितना शिक्षा के महत्व को उन्होंने समझा और जितना शिक्षा के अधिकार और प्रचार प्रसार के लिए जितना काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया, उतना काम किसी राजनेता ने नहीं। उनके तो 3 मंत्र, मूल मंत्रों में से एक मंत्र है शिक्षित बनो, और वह तीनों मंत्रों में से पहला मंत्र है। लेखक लिखने के बाद मर जाते हैं, पर पुस्तकें अमर रहती हैं। जैसे हमारे ग्रंथ रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, अगाम, पिटक इत्यादि। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मेरा लेखक से सीधा साक्षात्कार हो रहा है, और यही भावना उसमें लेखकों की लेखन के साथ अमर बनाती है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, शायद कोई भी इस बात से इनकार करेगा कि हम सबको भी पुस्तकें पढ़ने की आदत अभी हाल में नहीं, बल्कि हम सब में यह आदत बचपन से है। और शायद जिन लोगों ने यह आदत नहीं बना पाई, वह आज वहां नहीं पहुंच सके जहां पुस्तकें पढ़ने वाले पहुंच गए, जैसे कि हम और आप। लेखकों के बारे में जानने के लिए, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, साथ ही पढ़ने की आदत के लिए बच्चों को पास लाने में विश्व पुस्तक दिवस एक खास दिन पर मूवी देखने जाते हैं, खाना खाते हैं। उसी तरह आप दोस्तों के साथ किताबें खरीद सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं और अपने खास दोस्तों को किताबें गिफ्ट भी कर सकते हैं। जब पुस्तक दिवस मनाने का आप एक आदत डाल लेंगे तो ये आदत आप में ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों में भी आ जाएगी। मेरी तो इच्छा है कि यह दिवस अपने देश में दिवाली और ईद की तरह मनाया जाना चाहिए। ग्राउची मार्क्स ने कहा था कि एक कुत्ते के अलावा एक किताब एक व्यक्ति की सबसे घनिष्ठ मित्र होती है। मेरी समझ से पुस्तकों की भेंट सबसे सस्ती, अच्छी और टिकाऊ भेंट होगी, खास तौर से जन्मदिन के अवसर पर। 100 रुपए की पुस्तक पढ़ने से ही लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ जाता है कि लोगों का जीवन ही बदल जाता है। जैसे कि हमारे ग्रंथ रामायण, गीता, कुरान, बाइबल न केवल लोगों के विचार बदलते हैं, बल्कि लोगों का जीवन ही बदल देते हैं। यह हम अभी से नहीं, सदियों से देख रहे हैं। अधिकांशता की तरह मैंने भी अपने जीवन में व्यक्तियों से कम, पुस्तकों से ज्यादा सीखा है, और मैं यहाँ पर पुस्तकों के महत्व के ऊपर एक स्वरचित कविता आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। लगता है रामदरस मिश्र का कवि मेरी अंतः चेतना में बिहरते हुए आवाज देता है। मेरे कमरे में अलमारियां हैं जिसमें देश विदेश की पुस्तकें पंक्तिबद्ध खड़ी हैं। अलमारी के पास ही मेरा बिस्तर है, उस पर लेटकर पुस्तकों को निहारा करता हूँ। मन होता है तो किसी को निकाल कर कुछ देर उसके साथ हो लेता हूँ। मैं इन सब से गुजर चुका हूँ, वे मुझसे गुजर चुकी हैं। लगता है खामोशी में भी परस्पर बात करती हैं, आती जाती हैं एक दूसरे में। जब कोई मेरे पास नहीं होता तो लगता है वे मेरे और नजदीक आ गई हैं। मैं और वे एकाकार हो गए हैं, शब्द और अर्थ की तरह। कभी वे मेरे पृष्ठ हैं, कभी मैं तो उस धरती में पैदा हुआ जहां पर कांटे और कड़वाहट पैदा करने वाले नीम, बबूल और बेर की भरमार थी, लेकिन कहीं दूर पर पलाश की भी गुहार थी। इन कांटों और कड़वाहट के बीच पैदा हो गया हूं पलाश, जिसे विद्वानों ने नाम दिया है जंगल की आग। लेकिन समय आने पर बुझ जाती हैं बड़ी बड़ी आगें। अब जीवन थोड़ा है, बताने को ज्यादा है। सच कहूं तो पुस्तकों से प्रेम मेरा पुराना है, या यूं कहिए कि कोई प्रेम करने वाला नहीं था तो पुस्तकों से प्रेम कर लिया। मुझे यह पता नहीं कि पुस्तकों से प्रेम कैसे हो गया, लेकिन इस बात का पछतावा नहीं कि पुस्तकों से प्रेम हो गया। वैसे तो मैं ज्यादा समय व्यस्त रहता हूँ, लेकिन जब कोई दोस्त नहीं मिलता तो अपने पुराने दोस्तों को खोजता हूँ और उन्हीं से संवाद करता हूँ। मुझे लगता है पुस्तकें मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। समय मिलने पर वो मुझे बुलाती हैं। उनमें से एक कहती है, दोस्त सीखने के 3 ही तरीके हैं, देख के, सुन के, करके। आओ दोस्त, पास बैठो, मुझसे कुछ बातें करो। मैं वो बातें करूंगा जो तुमने सुनी नहीं होंगी पहले। मैं कहती हूँ मेरी बातों को मानोगे तो जीवन अच्छा गुजरेगा, क्योंकि जीवन एक अनुभव है। यह अनुभव तुम्हें नहीं है, मुझे है। यह अनुभव मैंने अपने जीवन में सीखा है। मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ, सोचती हूँ अपने अनुभव को तुमसे बांटूं, जिससे शायद मेरे लिखने के वाले का जीवन तो नहीं संवरा, लेकिन तुम्हारा संवर जाए, यही मेरी इच्छा है। सच तो यह है कि मैंने अपने जीवन में व्यक्तियों से कम, पुस्तकों से ज्यादा सीखा है। पहले मुझे केवल लगता ही था कि पुस्तकें मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, पर आज मैं अपने अनुभव से आपसे निश्चित तौर पर यही कहूंगा कि व्यक्तियों की तुलना में पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त हैं। दोस्तों से प्रेम करो, पुस्तकों से प्रेम करो। तुम्हारी शुभचिंतक पुस्तकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
आप सब लोगों को एक बार मेरा पुनः नमस्कार एवं धन्यवाद। अब मैं श्रीकांत जी से कहूंगा कि अपने कार्यक्रम का संचालन करें। धन्यवाद। पुस्तकों के बारे में इतनी लंबी कविता आपने सुनाई, बहुत शानदार। मैं चाहूँ एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर बीके संजय जी के लिए बजाएं। आज मेरी भूमिका कुंती के रूप में है, इसलिए आप मुझे नारी संचालक के रूप में ही देखें, जैसा कि बीके संजय जी की इच्छा थी। लेकिन संजय जी, सच्चाई ये है कि संचालक तो केवल महिला ही करती है, आदमी तो केवल संचालक की भूमिका में कभी कभी आ जाता है। चाहन और यदि ना हो तो राम विनय जी का घर या श्रीकांत का घर देख लो, दोनों बाहर कितने शेर मनते हो, लेकिन घर में जाते तो शेरा वाली मैया सवार को होना ही होता है। बहुत शानदार आपका वक्तव्य रहा। मैं क्रम को मैंने इसलिए कुंती कहा क्योंकि मुझे चिंता करनी है कि मेरे 5 सुपुत्र हैं और मुझे 5 ही प्रिय हैं। मैं जिस भी वक्ता को यहाँ पर बुला रहा हूँ, बस मेरी उस वक्ता से निवेदन है कि वो भीम बनकर के बाकी के हिस्से की खीर यानी कि समय का दोहन ना कर ले, क्योंकि यहाँ पर आज जितने वक्ता हैं और चूंकि विश्व पुस्तक दिवस पर कार्यक्रम है, तो मुझे पता है कि प्रत्येक व्यक्ता अपने आप में इतनी क्षमता रखता है कि वो शाम तक अकेला बोल सकता है। हमारे पास 2 तो कुलपति हैं जो जाना जाने कितने विश्वविद्यालय को चलाते होंगे, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को 40 से 60 मिनट का एक पीरियड सुनना पड़ता है। हम सब यहाँ पर विद्यार्थी की भूमिका में हैं, जो भी यहाँ पर आएगा शिक्षक की भूमिका में होगा। लेकिन आज केवल हमें आशीर्वाद की भूमिका में रहना है, शिक्षक की भूमिका में नहीं रहना। इसलिए मैं आशीर्वाद से ही प्रारंभ करना चाहता हूँ। हमारे मध्य में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय विशंबरनाथ बजाज जी उपस्थित हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और संक्षिप्त में विश्व पुस्तक दिवस पर हमें कुछ आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय विशंबरनाथ बजाज। आप उसके शांत है, वातावरण बचा हुआ है जोर से, कुछ आप सुनने की कोशिश करना, कुछ मैं बोलूंगा जोर से। क्या बात है। घमंड था समुद्र को मैं दुनिया को डुबो सकता हूँ, घमंड था समुद्र को मैं दुनिया को डुबो सकता हूँ। मैंने एक छोटी सी तेल के बूंद को सिर्फ तैर के देखा, और तेल की बूंद क्यों तैरती है? वो पुस्तक, विज्ञान की पुस्तक बतलाती है। आप सब समझते हो कि पानी तेल नहीं डूबता। तो ये चीज होती है, हमको पुस्तकें विज्ञान की बात बताती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की बात बताती हैं। और सच पूछो, पुस्तक के आज जो पुस्तक दिवस है जो हम मना रहे हैं, इसमें शेक्सपियर की पुण्यतिथि जी जो 500 साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ था, तो उनकी पुण्यतिथि से मना रहे हैं। तो पुस्तक का एक ऐसा है कि जब देश पराधीन हुआ था, और देखो कि भगवान कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया था रंग में, परंतु वो पुस्तक माध्यम बन गया जिसे हम गीता कहते हैं। तो जब अंग्रेजी पत्रकार आए सन 1923 की बात है, उन्होंने इट इज अ वंडर दैट अ कंट्री possesses book like गीता and remains being ruled by other। आश्चर्य की बात है, जहाँ गीता जैसी पुस्तक है, जहाँ रामायण जैसी पुस्तक है, वो देश पराधीन कैसे हो गया? और सब पूछो, जहाँ तक ज्ञान गीता की बात है, मुसीबत से सबको बचाती है गीता, प्यार में सदाकत सुनाती है गीता, जो गिरते धरती इस धरती पर उठाकर सर पर बिठाती है गीता। अब रामायण की बात है, रामायण की अब एक सत्यनंद ने कहा था, एक था राम, एक था रावण जनाब। रावण ने हर सीता देना चाहा रानी का किताब, राम ने मारा रावण को चुका लिया अपना ही साहब, बात की थी छोटी तुलसी में दी मोटी किताब। वाह, ये नहीं सोचा, और मोटी किताब तो कह दिया, परंतु ये नहीं सोचा कि ज्ञान के मोती में खान है रामायण, भारतीय संस्कृति की जान है मैन, सब कुछ तो विश्व में महान है रामायण, और हमारे परिवार का संविधान है रामायण। और जहाँ तक गीता और रामायण की बात है, मुझे याद आ जाती है, हम गीता को मानते हैं, कुछ लोग कुरान मानते, कुछ लोग कुरान को मानते हैं, कुछ बाइबल को मानते हैं, कुछ गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, सब कुछ के हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो अर्जुन को सुहाया था, और हमारा संविधान भी वो भी पुस्तक है, जो अर्जुन को सिखाया था वो ज्ञान सिखा दे, जो अर्जुन को सिखाया था वो ज्ञान सिखा दे, बाइबल की बात बता, कुरान समझा दे, गुरबानी में जो लिखा है वो ज्ञान बता दे। प्रभु तुम्हारे चरणों में यही प्रार्थना, विश्व गुरु फिर से हिंदुस्तान बना दे। तो गीता का ज्ञान सुना दे, कुरान का ज्ञान बतला दे, और सबका साझा ग्रंथ है,
संविधान समझा दे। हम सबका संकल्प रखते हैं, जो पुस्तक है यह हमारा सबका संविधान है। इसलिए ये प्रभु तुम्हारे चरणों में यही प्रार्थना, विश्व गुरु फिर से हिंदुस्तान बना दे। हिंदू को गर्व हो हिंदुत्व पर, मुसलमान को इस्लाम पर अभिमान होना चाहिए, शिक्षक करे गुरुओं से, ईसाई को बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, अपने अपने धर्म का सबको ध्यान होना चाहिए और सबके ध्यान में पारा हिंदुस्तान होना चाहिए। और यही हम संक्षिप्त में भी अपना विषय बहुत शानदार तरीके से रखा जा सकता है। विशंबरनाथ बजाज जी ने आज के इस कार्यक्रम की दिशा तय कर दी है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली आदरणीय विशंबरनाथ बजाज जी के लिए बजाएं। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और हमारे मध्य में भगीरथ शर्मा जी हैं उत्तर उजाला से, जो पुस्तकों के बारे में क्या उजाला देने आए हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय भगीरथ शर्मा जी को आपकी तालियों के बीच। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, आज 22 अप्रैल का दिन विलियम शेक्सपियर, मैं समझता हूँ कि जो भी विद्यालय गए होंगे, कॉलेज देखा होगा, तो विलियम शेक्सपियर को पढ़ा भी होगा। और उन्होंने करीब 35 नाटक लिखे और 200 से अधिक कहानियाँ लिखी। क्योंकि जो विषय है, मैं देख रहा हूँ कि मानवता को आकार देने में किताबों का महत्व। देखिए, आज जो संकट है, आज के जो टेक्नोलॉजी के युग में, हालांकि हमारे पास एक डिवाइस है जो हम जिसका उपयोग करते हैं और तमाम जो है गूगल से और सूचनाएं लेते हैं। कई बार ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं जो यूँ कहें कि दिमाग का कचरा बना रही हैं। संकट ये भी है कि मानवता, कई बार लगता है भी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हर कोई काम कुछ नहीं है और रफ्तार बहुत तेज है तो हादसा होगा। एक व्यक्ति सड़क खोद रहा था और खोदता चला जा रहा था। कोई एक समझदार व्यक्ति गया, भाई आप ये सड़क क्यों खोदते हैं? बोला कि इसमें आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो मैं चाहता हूं ये सड़क रहे ही नहीं, क्योंकि सड़क होगी तो यातायात होगा, परिवहन चल इसमें दौड़ेगा और लोग मरेंगे, कुचलेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई इससे बेहतर तो ये है कि हमें चलना सीख लिया जाए, सड़क में कैसे चला जाता है। रूल्स ऑफ द रोड हैं, बाएं चलने का नियम है, रफ्तार को नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। और जीवन की कीमत पता न हो तो तब ऐसा होता है। हम भी देखते हैं रोज हादसे होते हैं। देखिए, पूर्व काल में जब गुरुकुल चलते थे तो वहाँ प्रथम जो शिक्षा होती थी, पढ़ाया जाता था सत्यम वद धर्मम चरः स्वाध्यायान्मा प्रमदः। ये जो तीसरा पाठ है बड़ा महत्वपूर्ण है कि स्वाध्याय में प्रमाद मत कर। आज संकट यही है। हम अध्ययन कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में हम पड़ गए हैं और भ्रमित करने वाली सूचनाएं भी आ रही हैं, क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हूं। और ऐसी सूचनाएं जो कदाचित हमारे जो मन मस्तिष्क पर निषेधात्मक प्रभाव डालती हैं या हमें दिग्भ्रमित कर रही हैं। हमारे लक्ष्य कुछ होते हैं और हम कहीं बढ़ चलते हैं। तो इसलिए, और मैं अगर कहूँगा कोई बात तो आपको हो सकता है कि आपको विश्वास नहीं होगा। मैं इंटरमीडिएट के बाद मुझे धुन चढ़ी। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा रुझान किताबों की ओर बढ़ा। उसमें आध्यात्मिक भी, वेद पुराण उपनिषद स्मृतियाँ सबको मतलब कोशिश की। और छोटी बड़ी मुझे याद है, परसों डॉक्टर साहब से भी बात कर रहा था, तो एक साल में करीब मैंने 1500 पुस्तकें पढ़ने का नियमित 8 से 10 घंटा पढ़ने लगा। तो उससे हुआ क्या कि जो हिंदी साहित्य में जो कभी बहुत क्लिष्ट शब्द भी होते हैं, तो जो हम सुनते थे तो समझ में नहीं आता था। तो स्वाध्याय में जो मैं कह रहा हूँ कि प्रमाद न करें, 1 घंटा आधा घंटा, खासकर सुबह का जो मुहूर्त है उसमें अगर आप स्वाध्याय करेंगे, आपके पास अच्छा शब्दकोश होगा,
आप अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे, आप लोगों को अपने जो हृदय के जो भाव हैं, कई बार होता है कि भाव बड़े अच्छे होते हैं लेकिन शब्द नहीं होते, तो हम बता नहीं पाते हैं कि हमें क्या कहना चाहिए, कैसे समझाएं, कैसे बताएं, कभी इशारे करते हैं। तो यहाँ सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं हिंदी साहित्य के, मैं सभी को प्रणाम भी करता हूँ, और वो भी कि मैं गदगद भी हूँ, खासकर चूँकि विद्यार्थी लोग बैठे हैं, मैं एक शिक्षक के रूप में भी काम करने का अवसर मिला, तो मैं ये निवेदन करूँगा आप लोगों से। देखिए, जब कोई भी अच्छी चीज़ प्राप्त करनी हो तो उसके लिए पात्रता विकसित करनी होती है। पात्र कैसे बनता है? जब एक शीट, मेटल शीट लीजिए और सपाट होती है, उसमें आप पानी डालेंगे तो वो बह जाएगा, फैल जाएगा। उसी को जब आप पात्र बनाएंगे तो उसमें धारण करने की क्षमता आ जाएगी। तो पात्र बनिए, और अच्छी बातें, बुरी बातें हर जगह से सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल सकती हैं, लेकिन अपने अंदर ऐसी पात्रता विकसित किए कि जैसे सूप का स्वभाव होता है, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। आप, हमें ये तय करना है कि हम सूप बने या छलनी बने। दोनों का काम एक जैसा है लगभग, लेकिन सूप जो है अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लेता है और बेकार की चीज़ों को उड़ा देता है। छलनी इसके विपरीत है, वो काम की चीज़ को निकाल देती है और जो वो चोखर है वो बच जाता है, आटा निकल जाता है। तो ये आज तय करिएगा। उससे सबसे पहले ये है कि आपके अंदर, जैसे कि मानवता वाली बात है, तो किताबों से मैं ये समझता हूँ कि आपके अंदर की जो भाव संवेदना की जो गंगोत्री है वो बहने लगेगी, दया आएगा, प्रेम आएगी, करुणा आएगी, उदारता आएगी, जितने मानवीय जो सद्गुण हैं उनका विकास आपके अंदर होगा और आप मनुष्य बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर रहेंगे। तो यही निवेदन है। इसके लिए आपको विनम्रता जो है अपने अंदर लानी होगी। एक छोटी सी कहानी से मैं अपना करूँगा। एक कुछ विद्यार्थी थे, गुरुजी ने पूछा कि बच्चों ये बताओ कि जीवन में पहले दांत आए या जिह्वा आए, जीभ। तो सबने बताया कि पहले जीभ आए, दांत तो बाद में ही आते हैं। तो फिर पूछा कि पहले जाता कौन है, दांत या जीभ? उन सबने कहा कि दांत पहले चले जाते हैं, जीभ तो रहती है, मृत्यु पर्यंत अपने साथ रहती है। बोले ऐसा क्यों है? नियम तो ये है प्रकृति का कि जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? बोले जो है दांत जो है कर्कश है, कठोर है, जो भी संपर्क में आया उसे रौंद दिया, कुचल दिया, मसल दिया, तो उसकी आयु कम हो गई। जीभ कितनी कोमल है, जब अच्छे शब्द निकलते हैं तो लोग सब अपने होते चले जाते हैं। कितनी कोमल है, स्वाद भी बता देती है। यही कोमलता, और इस कोमलता को आप विनम्रता के रूप में भी ले सकते हैं। ये कोमलता हमारी आयु का भी वर्धन करती है। इसलिए मैं भाई इतना ही कहते, संभवतः ज़्यादा टाइम ले लिया। आप, मैं डॉक्टर साहब का, मैडम सुधा जी का और मालती जी का, सभी प्रबुद्ध जनों का एक बालक सदृश समझ के अपने को आपको अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भगीरथ जी। एक ऐसा व्यक्तित्व भी हमारे मध्य में है जिसने एक वर्ष में लगभग 1500 पुस्तकों का अध्ययन किया। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां। जिस युग में लोग पूरे साल में 1500 शब्द नहीं पढ़ते, उन्होंने 1500 पुस्तकें पढ़ी। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। आइए मित्रों, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे बीच में बहुत ही शानदार शायर भाई शादाब अली जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर अपने भी विचार प्रकट करें, या उनका मन हो कोई गज़ल कहने का तो गज़ल कहें। आदरणीय शादाब अली जी। सम्मानित शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय सुनील व्यास गामा जी, डॉक्टर संजय साहब, सुधा दीदी, माधुरी बर्तवाल जी, अभी उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है, भारत सरकार ने दिया है। बहुत साधुवाद, बहुत मुबारकबाद। और सभागार में उपस्थित डॉक्टर राम विनय सिंह जी, असीम शुक्ल, डॉली मैडम और तमाम प्रबुद्धजन,
बैठे हुए हैं। आज का ये कार्यक्रम जो कि आदरणीय डॉक्टर संजय साहब ने आयोजित किया है, वास्तव में एक मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा। तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं। आपने अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातें कह दी हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि अब कोई विषय बचा है जिस पे और चर्चा की जा सके। इतना सुंदर उद्बोधन, जितना सुंदर उनका उद्बोधन है, इतनी ही सुंदर उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहती है। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, जो हम पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। ये तमाम सारी चीज़ें जो रकम हो रही हैं, जो लिखी जा रही हैं, ये एक संवेदनशील व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि समाज के दुख दर्द पीड़ा को समझ सकता है, वही रकम कर सकता है, वही लिख सकता है। आज का विषय बहुत ही सुंदर विषय है। इस गोष्ठी में समय का अभाव है, जैसा कि श्रीकांत जी ने बताया। बहुत सुंदर संचालन करते हैं श्रीकांत जी, बड़े कवि हैं, पूरे देश में आपका नाम है, शोहरत है। मानवता को आकार देने में पुस्तकों का महत्व। पुस्तकें एक्चुअली, जैसा कि डॉक्टर संजय जी ने कहा था कि सबसे बड़ा साथी अगर कोई है दुनिया में, तो वास्तव में, और सबसे बड़ा साथी ही नहीं, सबसे सच्चा साथी अगर कोई है तो वो पुस्तक है। पुस्तकें आपको मार्गदर्शन करती हैं, आपके जीवन को बनाने का काम करती हैं, आपकी जीविका का साधन बनती हैं। आप तमाम फील्ड, आप खेलते हैं तो आपके खेल का मार्गदर्शन करती हैं, आप कविता लिखते हैं तो उसके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। किसी भी लेखक और कवि के लिए जितना आवश्यक लिखना है, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक होता है उसका पढ़ना। अगर किताबें नहीं पढ़ेंगे तो आपको नए नए विचार आपके जहन में नहीं आएंगे और आप नहीं लिख सकते। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना है, जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा, कि हमें ये चुनाव करना पड़ेगा कि हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और कौन सी नहीं। क्योंकि समाज में आजकल जब से ये मीडिया, ये जो टेक्नोलॉजी का समय आया है, इसमें तमाम सारी चीज़ें आ रही हैं। अब वो वक्त दूर चला गया है जबकि गीता, रामायण, पुराण, बाइबल, तबूर, जंबूर, ये सारी किताबें आई थी और इन्होंने मानवता का संदेश दिया था। मैं ये कहूँ कि अगर समाज को सुदृढ़ और व्यवस्थित रखने में अगर बहुत बड़ा रोल है तो इन सारी किताबों का है। इन सब किताबों ने समाज को, अदरवाइज क्या था, हम लोग सब एक पशु की भांति व्यवहार करते थे एक दूसरे से। जब तक वेद पुराण नहीं आए, उन्होंने हमें डायरेक्शन नहीं दिया कि नहीं आपको इस तरीके से जीवन जीना है, तब तक हम लोग उसी तरीके का जीवन जीते रहे। तो हमें ये भी तय करना है कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी है। एक मेरा शेर है, मैं आपको कहता हूँ कि नहीं मंजूर करना शोहरतें जो नफरतें बांटे, नहीं मंजूर करना शोहरतें जो नफरतें बांटे, कि ऐसी शोहरतों को पाने से बेहतर है रुसवाई। और अगर तन्हाई में रहना पड़े है दोस्त, रह लेना, किताबें बुग़्ज़ कीना पढ़ने से बेहतर है तन्हाई। तो हमें किताबें किस तरीके की पढ़नी है, इनका चुनाव भी करना ही पड़ेगा। अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो हम अच्छे इंसान बनेंगे। जैसा कि विषय है कि अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, अगर एक अच्छा मानव बनना है, तो आपको अच्छी किताबें पढ़नी। और किताबों का, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे जीवन में, जैसे कि मैंने पहले कहा, बहुत बड़ा महत्व है। मैं बहुत ज़्यादा न बोलते हुए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर रामविनय सिंह जी मौजूद हैं, आदरणीय सुधा रानी, आदरणीय मैडम बर्थवाल, सुनील गामा साहब, ये सब लोग काफ़ी विद्वान हैं अपने अपने क्षेत्र के, और साहित्य के क्षेत्र के तो दो बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, तीन बल्कि मैं कहूँ, आदरणीय असीम शुक्ल जी, डॉक्टर रामविनय सिंह जी और आदरणीय सुधा रानी जी। मैं उनका वक्त नहीं काटना चाहता,
सिर्फ 4 मिसरों के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं। कहता हूं कि भले ही लिखे हो फलसफे जिंदगी के इसमें, नहीं पढ़ी है अगरचे तुमने किताब है कुछ। और एक शेर और, वो ये है कि मैंने लिखा था कि किताब में जो ये सूखा गुलाब रखा है, तुम्हारी जिस्त का पूरा निसाब मूल, निसाब शब्द होता है मूल, गुज़िश्ता जिस्त का पूरा निसाब रखा है। और भले ही लिखे हो, ये मैंने आपको कह दिया, नाकामियों का मेरा ये छोटा सा बाब है, बाकी अभी पढ़ने को मुकम्मल किताब है। तो ये किताब आप पढ़ते रहिए, इसको मुकम्मल कीजिए और लगातार जिंदगी इसी तरीके से खुशगवार बनाते रहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद भाई शादाब जी। आप चाहते तो काफ़ी देर तक हमसे बातचीत कर सकते थे, लेकिन आपने समय की मर्यादा का ध्यान रखा। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां भाई शादाब जी के लिए बजाएं। आइए मित्रों, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और मैं मंच पर बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जसवीर सिंह हल्दर जी को। वो आए और अपना संक्षिप्त वक्तव्य दें। भाई जसवीर सिंह हल्दर जी। बड़ा प्रबुद्ध मंच है। शहर के प्रथम नागरिक उनियाल जी उपस्थित हैं, 2 पद्मश्री और 2 कुलपति उपस्थित हैं, इसलिए एक हल्दर का होना जरूरी था। क्योंकि ना तो मैं वक्ता हूं ना फिर वक्ता हूं, 2-4 थोड़ी तुकबंदी कर लेता हूं, इसलिए डॉक्टर साहब ने बुला लिया। पुस्तकों के विषय में इतना विमर्श हो चुका है, मेरी जैसी मोटी बुद्धि है उसमें एक बात आई है कि बिना पुस्तकों की पूरी दुनिया एक पल नहीं चल सकती। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमारा विधान, दुनिया का विधान, यूएन का चार्टर भी एक पुस्तक है। हमारा देश एक पल नहीं चल सकता क्योंकि संविधान भी एक पुस्तक है। और मैंने सोशियोलॉजी से एमए किया है, तो सोशियोलॉजी में आदमी को सामाजिक जानवर कहा गया है, समूह में रहने वाला जानवर, यानी समूह को समाज बनाने वाली भी पुस्तक है और उस जानवर को आदमी और भगवान बनाने वाली भी। बहुत बढ़िया बात। अब रही बात डॉक्टर साहब की नाम भूलने वाली, तो डॉक्टर साहब की बात का बुरा मान गई अलमारियां, और वो अपनी किताब से बात कर रही है, किताबों से बात कर रही है कि जिस राइटर ने आपको 3-3 पुस्तकें भेंट कर रखी, आप उसका नाम कैसे भूल गए, जबकि पब्लिशर का, रचयिता का नाम, नंबर सब कुछ होता है पुस्तकों में। तो वो एक शिकायत है आज के इस मॉडर्न युग की। 2-4 लाइनों में तुकबंदी की है। शायद तो सादाब जी बैठे हैं यहाँ, उनके सामने हम क्या हैं। शायद सादाब जी यही बात आपके बारे में कह रहे थे कि पुस्तकों से प्रश्न करती आज यूं अलमारियां। क्या बात है कि पुस्तकों से प्रश्न करती आज यूं अलमारियां। रुग्ण क्यों दिखने लगी हो, क्या तुम्हें बीमारियां। वाह, बढ़िया बात। रुग्ण क्यों दिखने लगी हो, क्या तुम्हें बीमारियां। पहला शेर देखे साहब कि पाठकों का प्रेम क्यों घटने लगा है आजकल। पाठकों का प्रेम क्यों घटने लगा है आजकल। दोष किसका है कहो, किसकी रही अय्यारियां। दोष किसका है कहो, किसकी रही अय्यारियां। और रो रही कविता कहानी क्यों हमारी कैद में। रो रही कविता कहानी क्यों तुम्हारी कैद में। फेसबुक की चाल है या वक्त की लाचारियां। फेसबुक की चाल है या वक्त की लाचारियां। और मांग के अनुरूप ही ढलना पड़ेगा अब सखी। सलाह दे रही है अलमारी कि मांग के अनुरूप ही ढलना पड़ेगा अब सखी। ई किताबों में विलन की, ई किताबों में विलय की अब करो तैयारियां। ई किताबों में विलय की। अगर मैं खाका खींचने में कामयाब हो गया हूं तो तालियों से एक बार मेरी बात का समर्थन कर दो। ई किताबों में विलय की अब करो तैयारियां।
और हम तुम्हारे बिन कबाड़ी के यहां बिक जाएंगे। वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है अलमारी कि हम तुम्हारे बिन कबाड़ी के यहां बिक जाएंगे। और लुप्त होती दिख रही साहित्य की किलकारियां, लुप्त होती दिख रही साहित्य की किलकारियां, लुप्त होती दिख रही साहित्य की किलकारियां। एक और बिल्कुल ताजा उससे निकाला है शेर कि आ गया इंस्टा हमारे जख्म पर मलने नमक, आ गया इंस्टा हमारे जख्म पर मलने नमक, और ट्विटर कर रहा है नित नई मक्कारियां, और ट्विटर कर रहा है नित नई मक्कारियां। कौन है इसका रचयिता, दोस्त किसके सर मढ़े, पुस्तकों के साथ हलदर क्यों हुई अय्यारियां, पुस्तकों के साथ हलदर क्यों हुई अय्यारियां। आज हमारे देवता, पुस्तकों का दिवस तो कल था, आज मना रहे एक दिन बाद। आज जिन्हें मैं अपना भगवान मानता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि है, उनको याद कर लिया जाए इस मंच से। तो दो शेर के बाद में अपनी जगह लूंगा सिर्फ। पुस्तकों के समर्थन में है कि शांति और सद्भाव का उद्गम रही हैं पुस्तकें, शांति और सद्भाव का उद्गम रही हैं पुस्तकें। और जैसा कि मेरा तेवर है, क्रांति और अलगाव का परचम रही हैं पुस्तकें। बहुत बढ़िया। बहुत सी विचारधाराएं अगर पुस्तकों में ना होती, मार्क्स का द्वंद्ववाद अगर पुस्तकों में ना होता तो कौन जानता मार्क्स, कौन जाता साम्यवादियों को। अगर हम प्लूटो वगैरह इनको नहीं पढ़ते, अरिस्टो को नहीं पढ़ते, या पुराने डॉक्टरों को आप नहीं पढ़ते, जो फिलोसफर रहे हैं उनको नहीं पढ़ते, कहाँ से डॉक्टर आते हमारे पास। तो ये है कि शांति और सद्भाव का उद्गम रही हैं पुस्तकें, क्रांति और अलगाव का परचम रही हैं पुस्तकें, सभ्यता के मापदंडों पर खरी उतरी सदा, ईश में आसक्ति का माध्यम रही हैं पुस्तकें। धन्यवाद। जय। शानदार और संक्षेप में भाई जसवीर सिंह हल्दर ने अपनी कविताओं के माध्यम से पुस्तकों की उपयोगिता पर यहाँ पर प्रकाश डाला। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां भाई जसवीर सिंह हल्दर के लिए बजाएं। बहुत शानदार उद्बोधन। आइए मित्रों, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ, और जिनके घर पर बहुत सारी साहित्य संगोष्ठियां होती रहती हैं, मैं हम सबकी आदरणीय डॉले डबराल साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना आज के इस विषय पर, आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आदरणीय डॉले डबराल जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच। धन्यवाद श्रीकांत, बहुत सुंदर संचालन कर रहे हो। समय सोनिया जी ने मुझे आवंटित किया था सबसे पहले, बल्कि मैंने ही तजवीज़ किया था उन्हें, तो अपना वक्तव्य मैंने बिल्कुल 6 मिनट 50 सेकंड का ही रखा है। सम्मानित, प्रतिष्ठित, स्थापित, प्रगल्भ मंचासीन मनीषियों को प्रणाम एवं शहर के प्रथम नागरिक देहरादून के महापौर श्री सुनील उनियाल गामा जी को नमन। सभागार में सुशोभित शहर के गणमान्य अतिथियों और प्रिय छात्रों को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। देवभूमि में जहाँ एक से बढ़कर एक ज्ञानी विद्वान गुरु विद्यमान हो, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक बात कहूँगी कि गुरु वह है जिसके पास ज्ञान के विपुल भंडार के साथ गौरव हो, वाङ्मयता हो और अपने इस असीम ज्ञान को कागज पर उतार लेने की अद्भुत कला भी हो, जो पुस्तक के रूप में पीढ़ियों दर पीढ़ियों पूरे विश्व में हस्तांतरित हो, जानी जाए, पढ़ी जाए, सुलभ हो। ऐसे सुयोग्य रचनाकार, लेखक, साहित्यकार इतिहास रच देते हैं और पुस्तकों के माध्यम से अमर हो जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति साहित्य के एक लेखक विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने करीब 35 नाटक लिखे और 200 से अधिक सोनेट्स लिखे, अद्भुत कविताएं लिखी। उन नाटकों का मंचन समय समय पर हुआ, उन पर फिल्में बनी और पूरे विश्व में साहित्य के शिखर पर वह ज्यों आसीन हुए, आज भी उसी दृढ़ता से वहीं स्थापित है। 23 अप्रैल 1564 में जब उनकी नश्वर देह परमात्मा में विलीन हुई, तो यूनेस्को ने करीब 300 वर्ष पहले इसी पुण्यतिथि पर 1995 में
विश्व पुस्तक दिवस मनाने की सोची और आज विश्व के 100 देशों से अधिक देश इस पुस्तक दिवस को मना रहे हैं। हमारी पुस्तकें हमारी विरासत है, हमारी सभ्यता की द्योतक हैं, हमारी संस्कृति की परिचायक हैं, हमें ज्ञान और संपन्नता की ओर उन्मुख कराने का प्रयास कराती हैं। पुस्तकें किसी भी राष्ट्र की संपन्नता की स्रोत है, किसी की जीविका का साधन भी। लेखक से प्रकाशक, मुद्रण तथा बाजार तक से पाठकों तक की लंबी यात्रा में न जाने कितने लोगों के मन मस्तिष्क को ही नहीं, पेट की अग्नि की ज्ञान की पिपासा को भी शांत करती हैं। पुस्तकें ज्ञान की वाहिनी हैं और शिक्षित समाज ही राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है और साक्षरता हमारे जीवन को एक नूतन दृष्टिकोण देकर सभ्य समाज का निर्माण कर जन जन को एक व्यापक नजरिया देती है। हमारी सबसे विश्वसनीय मित्र पुस्तकें ही हैं। वो कहते हैं ना, खाली मन शैतान का मन। यदि पुस्तकें आपके मित्र नहीं तो आप खाली रह जाएंगे और फिर जाहिलियत जन्म लेगी। पुस्तकें आपको किसी अवसाद में नहीं जाने देती। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के पास हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। वह व्यापक दृष्टि से सोचता है, संकुचित दृष्टि से नहीं। पुस्तकें पढ़ना किसी के ऊबड़ खाबड़ मरुस्थल से जीवन में एक शीतल बयार सरीखा है, क्योंकि पुस्तकें हमें जीने के प्रति नया उत्साह, उमंग और संकुचित सोच के दायरों से बाहर आने की असीम ऊर्जा प्रदान करती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार विशाल सभा को संबोधित करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि जिसने पुस्तक बनाई और लिखी वह उससे कहीं अधिक बुद्धिमान है जिसने स्वयं को बनाया। उनके इस कथन ने पुस्तकों की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया है। आज के आपाधापी, धोखेबाज, स्वार्थी और इस कलयुगी संसार में जब सब यंत्र चालित सा हो गया है तो मानव के पास सबसे भरोसेमंद मित्र पुस्तकें ही हैं, जिनसे आपको कोई गिला शिकवा, शिकायत, बदनीयती और बेवफाई की आशंका नहीं। चार्ल्स बॉडेलियर ने तो यहाँ तक कहा कि पुस्तकें ही उसकी मार्गदर्शक हैं, उसकी दोस्त हैं, उसका स्टोर हाउस है, एक बगीचा है, एक उद्यान है। और विलियम फेदर ने कहा कि पुस्तकें पढ़ते पढ़ते वह इस कदर नज़दीक हो जाती हैं कि उसे समाप्त करने पर यह एहसास होने लगता है कि मानो आपका कोई अभिन्न मित्र आपका साथ छोड़ गया। किसी भी व्यक्ति की पुस्तकों के बारे में रुचि देखकर उसके बारे में यथेष्ट ज्ञान से ही हमें उसके व्यक्तित्व का आभास हो जाता है। व्यक्ति की साहित्यिक पृष्ठभूमि का पता हमें उसके पुस्तक ज्ञान से लगता है। पुस्तकें कहानी के पात्रों को इस तरह से जीवंत कर देती हैं कि वे पात्र इतिहास बन जाते हैं। तो न केवल लेखक प्रसिद्ध होता है बल्कि उसके चरित्र भी अजर अमर हो जाते हैं, चाहे वह ओथेलो हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस हो, मेघदूत हो, अभिज्ञान शकुंतलम हो, रामायण हो या महाभारत हो, ये सब आपके सामने साक्ष्य हैं। पुस्तकें लेखन को प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा देती हैं। अपना नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाता है। इसीलिए किसी भी लेखक के मरणोपरांत उसके सम्मुख स्वर्गीय या लेख नहीं लगता। वह अपनी पुस्तकों के माध्यम से सदैव जीवित रहता है। उसका लेखन, उसके विचार, उसकी अभिव्यक्ति, उसका उद्देश्य, उसके कथन, उसके पात्र जन्मों जन्मों तक पाठकों के हृदय में, मन मस्तिष्क में जीवित रहते हैं। मैंने अपने जीवन में अनगिनत पुस्तकें पढ़ी। उस ज़माने में हम लेखक को चुन लेते थे और उसकी पूरी पुस्तकें पढ़ते ही थे। दूसरे लेखक को तब प्रारंभ करते थे जब उसकी सब पुस्तकें समाप्त हो जाती थी। चूँकि स्नातकोत्तर साहित्य और मनोविज्ञान से किया तो पुस्तकों का सामिप्य सदैव मिलता रहा। आज के सुंदर सुरभित विश्व पुस्तक दिवस के ज्ञानवर्धक आयोजन के कर्ता धर्ता हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित हुए डॉक्टर संजय को आभार। उनके बारे में यदि कुछ न कहूँ तो नाइंसाफ़ी होगी। उनके स्वभाव की सादगी की, अध्ययनशीलता की, अपने पेशे पर पूर्ण लगन, निष्ठा एवं समर्पण के वे वह परिचायक हैं। उन्होंने किसी कीर्ति काया से हजारों दिलों पर राज किया है। उन्होंने आशीर्वाद पाया है। उन असह्य दर्द से कराह रहे झुके रोगियों को सीधा कर खड़े करने के यश प्राप्त किया है। इस परोपकार या व्यवसाय को निष्ठापूर्वक करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यूं ही कोई सहज ही पद्मश्री नहीं पा जाता। क्या बात है, बढ़िया बात। मैं डॉक्टर संजय और सुश्री सोनिया जी को इस सरस्वती यज्ञ सरीखे विश्व पुस्तक दिवस को आयोजित करने के अनुष्ठान के लिए धन्यवाद देती हूँ। उन व्यक्तियों के लिए अपनी मुक्त छंद की कविता पढ़ना चाहूँगी जिन्होंने पुस्तकें संग्रहित तो की हैं लेकिन वो ताले में बंद हैं और कभी खोजी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, कभी पढ़वाई नहीं, कभी बांटी नहीं। तो एक चंद पुस्तकों की व्यथा पर
कुछ किताबें सजा कर रख दी जाती हैं डॉक्टर साहब, कुछ किताबें सजा कर रख दी जाती हैं शेल्फ पर, अलमारी में, मेज़ पर, दराज में, एक खूबसूरत शय की तरह सजा दिया जाता है उन्हें, सजीले बेल बूटे वाले कभी मखमली रेशमी पर्त का आवरण पहना और छिपा दिया जाता है उसका वास्तविक नाम तक। दब जाता है उसका वजूद, उसके हर्फ, उसके अल्फाज, उसका मर्म, उसका कर्म, और डोल जाता है उसका आत्मविश्वास। तहखाने में कैद बंदी की तरह फड़फड़ा भी नहीं सकते उसके पृष्ठ, किंतु आतुर है पढ़ी जाने को कभी किसी रोज शेल्फ पर पड़ी वह किताब। दिन गुजरते हैं और आता है कोई ख्वाहिशमंद जो चाहता है उसे पढ़ना, उसे तो दिखा भर दी जाती है वह किताब। चंद लम्हों के लिए चमकती हैं उसकी आंखें जब वह उसे सहलाता है, खोलता है, पलटता है और भीतर तक देखने को बेताब है वह शख्स, पर वह किताब उसकी नहीं, पर वह किताब उसकी नहीं, और न है उसकी औकात उसे मांग कर ले जाने की। मन महसूस हसरत भरी नज़र से एकटक निहारता है और सोचता है काश वह किताब उसे मिल जाती, किसी जलसे में, समारोह में बनकर एक सौगात वह पढ़ तो सकता एक बार, बस एक बार, बस एक बार। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डोले डबराल जी। आपकी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, अफ्रीका हाउस और चूरमा। दोनों पुस्तकें मैं चाहूँगा कि आप सभी को भी अवश्य पढ़नी चाहिए। जब आप अफ्रीका हाउस पढ़ेंगे तो देहरादून से और बाल सुलभ चपलता क्या होती है उससे रूबरू होंगे, और जब आप चूरमा पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति के अंदर का अंतर्द्वंद क्या होता है चूरमा से जानेंगे। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली आदरणीय डोले डबराल जी के लिए बजाएं। और चूंकि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को अन्य भी कार्यक्रमों में रहना है और उन्होंने 1 घंटा रहने के लिए कहा था और वो हमें 1 घंटा 10 मिनट दे चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनकी अगवानी में उनके विषय में कुछ बात रखने के लिए आज के इस कार्यक्रम के सह आयोजक डॉक्टर गौरव संजय जी आए, वो बात करें। उसके बाद हम मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन सुनेंगे। आदरणीय गौरव जी, आपकी जोरदार ताली। Thank you, Mr. Shrikant, for inviting me on stage, and I'd like to thank my father for giving me a chance to express my views. I won't take much time because I'm probably the youngest speaker among the dais today, and they are very revered speakers in their entire fields. So I'll just take around 2 to 3 minutes, and it revolves around 2 quotations which I have actually stolen from the internet from Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt was the 26th President of the United States of America. So what he said was that I am a part of everything that I have read. So this is also a part which I say that I think we are all given and nurtured by the books we read. It is not only the books, it is our friends, it is our family, and it is the environment in which we actually shape our own personalities. And the second quotation which I have read in the morning is from Lord Byron, and he was a very famous English poet. This is especially for the students who are at the back and students of Uttaranchal Ayurvedic College. He says that a drop of ink may make a million think. This is also a very inspiring quote because recently, since the last 2 to 3 years, me and my father have been writing some guest columns in various leading newspapers, and Shri Paritosh Kimoti ji is also over here. A lot of the work which we actually write is for the social well-being of everyone, although it is mainly composed by my father. But I think that as I would like to repeat the quotation, it is a drop of ink may make a million think. So it is very important for aspiring writers, and we all must nurture and write and read so that we improve our thoughts, and by this way we can communicate with each other in a sweeter and a more effective way. अगर हम दिन में कुछ भी लिखेंगे, चाहे वो 10 पंक्तियां हो, चाहे वो 10 लाइन भी हो, इससे जैसे भागीरथ जी ने कहा कि उन्होंने 1500 किताबें पढ़ ली, शायद मैंने 1500 किताबें तो नहीं पढ़ी, लेकिन 15 किताबें जो पढ़ी हैं वो बहुत अच्छी किताबें हैं। और आप जितने बारी वो किताबों को, जो भी आपकी सिलेक्टेड बुक्स होती हैं, जितने बारी आप पढ़ोगे, आप उनसे कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखोगे। और क्योंकि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और शायद ये चीज़ मैंने अपने पिताश्री से सीखी है कि जब भी कोई ऑपरेशन करने जाओ
आप ज़रूर टेक्स्ट बुक्स ज़रूर पढ़ो। मैं हर बारी, आप मानोगे, वही किताब कितने बारी पढ़ो, वही ऑपरेशन शायद 10वीं 20वीं 30वीं बारी भी पढ़ूंगा, लेकिन हर बारी एक नई चीज़ सीखने को मिलती है और उस सीख के वजह से शायद मैं अपने मरीज़ को ज़्यादा बेहतर एक इलाज दे पाता हूँ। और ये जैसे कहते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा कि आपने किसी से कुछ सीखा, लेकिन हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। हम सब, अगर हम एक सर्विस सेक्टर में जाते हैं, कुछ ना कुछ हम रोज़ नई चीज़ सीखते हैं। अगर हम एक दूसरे के ही एक्सपीरियंस से, और वो ऑनेस्ट होना चाहिए। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड बी ऑनेस्ट इन व्हाट वी एक्चुअली राइट एंड व्हाट वी एक्सप्रेस एंड व्हाट वी डिस्ट्रीब्यूट टू द इंटायर सोसाइटी। जैसे भागीरथ जी ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल इतनी खतरनाक यूनिवर्सिटी है। आप देखेंगे देयर आर अ वाइड वैरायटी ऑफ इश्यूज which are propagated. I would not like to get into the political aspects of it, but they are so effective in corrupting our mind that we are actually fighting with our loved ones, we are fighting with our friends just over religion, just over some thoughts which are just propagated in the society to actually divide us. तो मैं सबसे ये कहूँगा कि डेफिनेटली बहुत सिलेक्टिवली आप ये डिसाइड कीजिए कि क्या सच है। और जैसे किसी somebody on the dais just said that हमें बहुत ये समझदारी से समझना चाहिए कि क्या चीज़ आगे हमें डिसेमिनेट करनी है। छन्नी भरना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आई थिंक ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सोशल सिटीजन होते हुए कि हम आगे क्या बोल रहे हैं। मैं यहाँ पर एक वक्ता हूँ, अगर मैं 10 बातें यहाँ पर कुछ गलत बोलता हूँ और कोई भी अगर बंदा जो कि हमारे से ऑडियंस है वो उस चीज़ को लेके जाता है और वो गलत चीज़ें प्रोपेगेट करता है, तो आई थिंक दिस इज अ मिसफॉर्च्यून ऑन माय पार्ट एंड आई थैंक एवरीवन फॉर लिसनिंग टू माय वर्ड्स। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद गौरव जी, बहुत अच्छे विषय आपने रखे यहाँ पर। और मुझे बात अच्छी लगी कि आप अपने पिताजी को इतना फॉलो करते हैं। जो बच्चे समाज में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो अपने पिता की बातों का, अपने बड़ों की बातं का इसी प्रकार से अनुसरण करें जैसे डॉक्टर गौरव संजय जी करते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां गौरव संजय जी के लिए बजाएं। वो पिता बड़ा भाग्यशाली होता है कि जिसके बच्चे उसके नक्शे कदम पर चलें, उससे भी आगे। हर पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा उससे आगे बढ़े, और हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण तक पहुंचे। मैं एक सम्मान, जो विशिष्ट सम्मान से हमेशा सम्मानित रहे हैं, मेरे बड़े भाई अश्विनी काम्बोज जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि कृपया मंच पर आ जाएं और संजय जी से और मेयर साहब से मैं निवेदन करूँगा कि हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि के रूप में जो पधारे हैं अश्विनी काम्बोज जी, डॉक्टर अश्विनी काम्बोज जी, उनका भी हम स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए डॉक्टर अश्विनी काम्बोज जी के लिए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे शहर के गौरव, प्रथम पुरुष, प्रथम नागरिक, जिनका हमें समय समय पर पाथेय प्राप्त होता रहता है। जब आप देख रहे हैं कि देहरादून में बहुत सारी जो नई चीजें आपने शुरू की हैं, बहुत स्वच्छता जबरदस्त आपने प्रारंभ की। ये शहर स्वच्छता के अभियान में भी पूरे उत्तराखंड में प्रथम आया और शायद 67वां स्थान पूरे देश के अंदर था। उसके अलावा आपने बहुत सारे काम उत्तराखंड की और देहरादून की सफाई के अलावा स्वयकर प्रणाली, बहुत सारे आपने ऐसे काम किया। आप देखते होंगे कि एक रैन बसेरा चलता है सर्दियों में, बिफोर गामा जी आपने देखा होगा, और वर्तमान में आप देखिए तो अमूलचूल परिवर्तन मिलता है। तो जो यहाँ पर आज के विषय है, मानवता को आकार देने में जो पुस्तकों का महत्व है, वही शहर को आकार देने में गामा जी का भी महत्व है। मैं चाहता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी आए और अपना वक्तव्य प्रदान करें। धन्यवाद आदरणीय हमारे श्रीकांत श्री जी, इस कार्यक्रम का आप सुंदर संचालन कर रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड की जो कवि हैं, पूरे देश में जो है आप जो है हमारे इस उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। आदरणीय से श्रीकांत श्री जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, पूर्व कुलपति आदरणीय सुधा पांडे जी, और जिन्होंने ये पुस्तक दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम
कर रहे हैं। आदरणीय अपने ऐसे डॉक्टर संजय जी जो पद्मश्री हैं, और डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि आपने 200 जो सामाजिक और सोशल कार्यक्रम हैं, चाहे आपने स्वास्थ्य शिविर लगाए हों, अब कहेंगे कि डॉक्टर साहब तो जो है स्वास्थ्य शिविर ही लगाएंगे, लेकिन आज आपने जो है ये पुस्तक का जो यहाँ पर कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब को जैसे अभी कह रहे थे ऐसी पद्मश्री नहीं मिल गया तो पद्मश्री पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, और ऐसे ही पद्मश्री नहीं मिल जाता। तो ऐसे अपने आदरणीय संजय जी, हमारी दीदी जिनको पद्मश्री आपको भी मिला है, जिन्होंने एक महिलाओं में एक अलग जगाई है, और अपने जो मांगल गीत के माध्यम से हमारी बड़ी बहन हमारी दीदी माधुरी बड़थवाल जी, जिन्होंने जो है हमारे उत्तराखंड का जो गौरव है, हमारी जो उत्तराखंड की पहचान है, पूरे देश में आपने पहचान बनाई है, ऐसी अपनी बड़थवाल जी। यहाँ पर सुधा पांडे जी, आदरणीय हमारे पचौरी जी, आदरणीय हमारे हल्दर जी, हमारी दीदी जिनका भी आप व्याख्यान सुन रहे थे श्रीमती ताली डबराल जी, और अभी गौरव जी जिनका नाम ही गौरव है, वैसे अपने संजय गौरव जी जो हमारे इस देहरादून का नाम भी रोशन कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब का जो आपको पद्मश्री मिला है उसका भी जो है नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे अपने गौरव जी और सभी यहाँ पर उपस्थित। आज जो यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित रूप से सभी जो है बुद्धिजीवी हैं, पर बुद्धिजीवी, और उनके आगे बोलना तो एक जो है बड़ी कठिन परीक्षा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और आपका आशीर्वाद सदैव मैं लेने के लिए जहाँ जहाँ कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो इस देहरादून को हमने जो बेहतर बनाने के लिए, देहरादून को स्वच्छ सुंदर बनाने का जो हमारा संकल्प है, सब देहरादून वासियों का संकल्प है, मेरा संकल्प नहीं है, सब देहरादून वासियों का संकल्प है कि देहरादून को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए आप सबका जब तक सामूहिक प्रयास नहीं होगा, आपकी जन सहभागिता नहीं होगी, तो हमारा देहरादून जो है स्वच्छ भी नहीं बनेगा, सुंदर भी नहीं बनेगा। तभी बनेगा जब आप सब लोग चाहेंगे। आप सब लोगों का प्रयास से जब आपने हमें आशीर्वाद दिया था, हम स्वच्छता सर्वेक्षण में 384 स्थान पर थे, आज हम 82 स्थान पर हैं। हमारा प्रयास है कि इस बार हम 50 से नीचे आए। हमारा मतलब हम सब का प्रयास है। अगर हम सब का प्रयास होगा तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अपने भारतवर्ष में एक स्वच्छता की अलग जगाई है। स्वच्छता के माध्यम से आपने कहा है कि हम पूरे भारतवर्ष को साफ करेंगे, और उसमें लगातार 2014 से हर शहरों में एक प्रतियोगिता हो रही है। प्रतियोगिता के साथ साथ जो है उसकी रैंकिंग के उसके नंबर मिलते हैं, और आज जो है फिर जो है 2022 का स्वच्छता सर्वेक्षण आजकल चल रहा है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में आप सब लोग चाहेंगे तो देहरादून का अच्छा नाम होगा, देहरादून का अच्छा नाम भी होगा, और अच्छा जो है प्रयास भी होगा, और हमारी रैंकिंग में सुधार भी होगा। ये मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ। उत्तराखंड में तो हम नंबर 1 है ही, क्योंकि देहरादून तो नंबर 1 है। देहरादून नंबर 1 इसलिए क्योंकि इतने सारे बुद्धिजीवी लोग जो है यहाँ रहते हैं। आदरणीय बजाज जी ने जैसे अपने उन्होंने कहा कि मुझे माइक की आवश्यकता नहीं है, तो उनकी आवाज़ इतनी बुलंद है, देहरादून के लोग इतने हौसले उनके बुलंद हैं कि हमें स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छे परिणाम तो आने ही हैं। क्योंकि जब लोगों ने जो है अभी हमने एक देहरादून में एक प्लास्टिक के सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ हमने एक अभियान चलाया था, उसमें देहरादून लोगों ने ठाना कि हम उसमें जो है अपने आप को जो है संकल्प लेंगे, हम उसको सम्मिलित होकर उसमें संकल्प लेंगे। तो जो संकल्प था नगर निगम ने वो तो अभियान चलाया, लेकिन 50 किलोमीटर की मानो श्रृंखला पूरे देहरादून में बनी, और 1,28,000 लोग उसमें थे, और सब लोगों ने जो है देहरादून से संकल्प लिया कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को हमेशा के लिए मुक्त करेंगे। लेकिन ये बीच में ये कोरोना की महामारी आ गई, और कोरोना की महामारी में जो सरकार ने उसमें जो हमने प्रतिबंध लगाया था, सरकार ने उसमें जो है प्रतिबंध हटा दिया, क्योंकि पहले जो है जीवन है,
फिर ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए लेकिन आजकल फिर हमने इसको अभियान को फिर प्रारंभ किया है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को इतना दूषित कर रहा है, इतना पर्यावरण खराब कर रहा है, तो निश्चित रूप से जब पर्यावरण खराब होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा। जब स्वास्थ्य खराब होगा तो हमारा किसी चीज़ में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक को जितना कम से कम हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये हमारे शहर के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो कूड़ा आता है वो इस प्लास्टिक से ही आता है। अरे जो प्लास्टिक है ये ना तो गलता है ना सड़ता है, जहाँ एक दफे आ गया 100 साल के लिए भी ये जो है वहाँ डंप हो जाता है। तो ये आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पर्यावरण को ठीक करने के लिए हम सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। आज के अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ख़ास तौर से अपने डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उनके समय समय पर उनका भी मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही मुझे मिलता रहे। हम इस शहर के बेहतर के लिए, शहर को जो है एक अच्छे जो है उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद होगा तो मैं इस देहरादून को एक बेहतर देहरादून बनाने के साथ साथ, क्योंकि जो अंग्रेजों ने जो देहरादून बसाया था ऐसे ही नहीं बसाया था, क्योंकि यहाँ का वातावरण अच्छा था, यहाँ के लोग अच्छे थे। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि ये हमारा जो वातावरण है ये पूरे भारत उसमें देहरादून की एक अलग पहचान बने। लेकिन अलग पहचान तभी बनेगी जब आप सब लोगों का आशीर्वाद होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, डॉक्टर साहब को प्रणाम करते हुए, आदरणीय हमारे श्रीकांत श्री जी, उनका भी आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता है, क्योंकि आप जो है पूरे भारतवर्ष में जाते हैं और भारतवर्ष के साथ साथ आप देहरादून में अनेक कार्यक्रम करते हैं। अनेक कार्यक्रम में भी आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है। आपका भी आशीर्वाद ऐसे ही मुझे मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी, आपने अपने मेहनती समय में से बहुत लगभग 1-1.5 घंटे का समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली से आपका स्वागत, अभिनंदन। पुस्तकों के इस विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री परितोष मोती जी जो संपादक हैं पायनियर के, हमारे मध्य में हैं। मैं चाहता हूँ आपके जोरदार तालियों के बीच आएं और हमें संक्षिप्त में पाठ्य दें। आदरणीय परितोष। नमस्कार। वैसे मेरा काम तो सुनने का होता है, ज़्यादा बोलता कम हूँ, मैं लिखता हूँ थोड़ा बहुत। बेसिकली जो डॉक्टर और वकील मित्र है मेरे, वो बोलते हैं कि भाई आप हमारे पास आपको नहीं आना पड़े तो ये अच्छा है। यानी डॉक्टर के पास आपको ना आना पड़े, वकील के पास ना आना पड़े तो आपका लाइफ ज़्यादा अच्छा है। बट डॉक्टर साहब के आने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि हम जो 1-2 घंटे बात करते हैं उसमें 4-5 बार तो किताबों का जिक्र हो जाता है। अरे उसने ये किताब में ये लिखा है, उसने ये किताब में ये आइडिया है, वो आइडिया है। उससे फिर मेरे को ये भी लगा कि किताबों में आप देखें, मेरे को चिंता तो आप क्या बोले, दुख होता ही है कि आजकल किताबों का रोल बहुत साइडलाइन हो गया है, जो कि बहुत फनी है। क्योंकि अभी जो गामा जी जो बात कर रहे थे, हम सब की आप मेजॉरिटी समस्याएं देखें, जो अगर थोड़ा बहुत हम फिक्शन भी आप पढ़ लें, नॉन फिक्शन पढ़ लें, कुछ टेक्निकल पढ़ लें, तो मेजॉरिटी जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो अपने लेवल पे तो सॉल्व हो सकती है। बहुत सिंपल है ना, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है कुछ, पर वो नहीं हो रहा है। और भाई साहब ने, भगीरथ जी ने जैसे जो बोला था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है और किताबों में भी है ये बहुत। बट उसमें ये है कि सबका एजेंडा होता है, ऑथर का अपना भी व्यू होता है। तो हम जब पढ़ते ही नहीं है तो हमको पता ही नहीं चलता व्यू क्या है सामने का, क्या है क्या नहीं है। अभी मैं कल एक इनको सुन रहा था, प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा को, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उन्होंने 30 साल पढ़ाया था। तो हनुमान जी के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। अब ये बात हो रहा है आजकल हनुमान चालीसा चैंट करने का थोड़ा जोश आ गया लोगों को। तो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया उनका कि तब तुलसीदास जी ने जैसे लिखा था तब आतताई थे उधर, और वो जो हनुमान जी का वर्णन है, जो चरित्र है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो पेट्रियाटिज्म और नेशनल हीरो की तरह उनको बनाया था हनुमान जी को। अब हनुमान चालीसा भी आप सोच लीजिए, हनुमान जी का चरित्र का वर्णन और रामचरितमानस आप थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ ले, समझ में तो नहीं आता इतना सबको, थोड़ा बहुत भी अगर आप कर लो तो बहुत मेजर। अब जैसे ये कहा जा रहा था कि आप हनुमान जी को चलो इम्बाइब करने का ट्राई करें, उनका क्वालिटीज, करप्शन नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा, अपने लेवल से तो नहीं होगा ना कम से कम। बट ये चीज़ें बहुत साइडलाइन हो रही है। और उत्तराखंड में एक रिस्क मैंने जो देखा है क्या है, एकेडमिक्स को इंटेलिजेंस समझते हैं, एकेडमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट कुछ लाइब्रेरीज में मैं जाता था तो उधर
लाइब्रेरियंस खुश होते थे कि हमारे यहाँ बहुत लड़के लड़कियाँ किताबें पढ़ रहे हैं, बट वो किताबें सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए रट्टा मारने के लिए पढ़ रहे हैं और उसमें ज्ञान अर्जन कुछ भी नहीं हो रहा है। और वो जो भी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो खाली फैक्टॉइड्स कर रहे थे, दिमाग में स्टोर कर रहे हैं और उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। बाद में उनको नौकरी मिले या ना मिले, जो उन्होंने फैक्टॉइड्स दिमाग में रख लिया वो स्टोर कर लिया, भाई मार्क्स के लिए अगर आ गया काम तो काम ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ो, उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो थोड़ा बहुत एनकरेज डॉक्टर साहब के यहाँ तो ये है, रिसेप्शन में चलो हमारा अखबार तो हमको पढ़ने को मिल जाते हैं, बट मैं एक सजेशन मेरा खाली एक होगा कि अगर ऐसा हो सके कि जैसे पेशेंट्स भी आते हैं तो जो एडमिट हो रहा है उसके लिए एक छोटा सा अगर लिस्ट बना दे छोटी किताबों का कि भाई जो तीमारदार आ रहा है इधर, तो भाई आप टाइम, क्योंकि ये मोबाइल ही देखते रहो क्या वो दिमाग पक जाएगा, तुम हफ्ता 4-5 दिनों इधर कोई शॉर्ट स्टोरीज या कविता की कोई चॉइस है तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वापस कर दीजिएगा फिर। क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है किताबों को इनकरेज करना, जो आजकल बहुत, क्योंकि आप देखिए ये चाइल्डहुड से हो जाता है और इसमें कहीं जो अडल्ट जनरेशन है उसका बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि चाइल्डहुड भी आजकल ख़त्म हो गया, यूथ भी वैसा नहीं रहा है। अभी मोबाइल फ़ोन, ना जंगल में घूम रहे हैं, ना पेड़ चढ़ रहे हैं, ना मिट्टी में खेल रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, किताबें भी नहीं हो रही, कॉमिक्स भी नहीं पढ़ रहे अब तो ये सब कौन करेगा? एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे शहर में बोला जाता है एजुकेशन अब है, बहुत परिपक्व लोग रहते हैं, बट वो दिख नहीं रहा है, यानी किताबों का जो यूज़ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो मेरा तो बस यही है, आप लोग ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, मैं तो क्या बोलूँ, मेरा बस इतना ही बोलना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, परितोष जी, चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां परितोष जी के लिए बजाएं। बहुत संक्षेप में आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में मेरठ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर नवीन लोहानी जी पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा एक बार सामने आ जाएं और जोरदार ताली से आपका स्वागत, और डॉक्टर पीके संजय से निवेदन करूंगा लोहानी जी का एक बार स्वागत करें। हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सविता मोहन जी पहुंची हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संजय जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय सविता मोहन जी का भी स्वागत करें। तो स्वागत कराने के बाद अपना संबोधन संक्षेप में आदरणीय सविता मोहन जी दें। आदरणीय सविता जी। क्षमा प्रार्थियों की देर से आप लोगों के बीच में पहुंची, फिर भी मैंने सोचा कि मेरा कर्तव्य है आप लोगों का दर्शन करना और आप लोगों से बातचीत करना। आपको सबसे प्रमुख कि आपको सुनूं पुस्तक के बारे में। मैं तो शिक्षक हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, तो पुस्तक तो में तो हमारी आत्मा है, उसके विषय में यदि हम बोलते हैं अपनी आत्मा के विषय में, तो लगता है कि जैसे अपने जीवन की कहानी बोलते हैं, क्योंकि इसी पुस्तक से ही हमने खड़ा होना सीखा। आपके बीच में यदि मैं कुछ भी बोलने में अपने आप को सक्षम मान रही हूँ तो इन पुस्तकों का ही कमाल है। मैंने पहाड़ में पढ़ाई करी है, और आपको बताऊं कि मैंने अक्षरदान कैसे किया। यदि यहाँ पर कुछ कोई पुराने पहाड़ी हो तो शायद उनको, माधुरी जी को याद होगा कि हमारी माँ छन्नी में मिट्टी रखती थी और फिर एक लकड़ी के पट्टे पे मिट्टी को छानती थी, और फिर हमको पहले उसने स्वस्तिक लिखाया और फिर आ लिखना सिखाया हमारी उंगली पकड़ के। तो वो जो मिट्टी का स्पर्श था वही मेरी पहली पुस्तक थी। मेरी माँ ने मुझे एक साथ दो चीज सिखा दी, मिट्टी का स्पर्श करना भी, और साथ में उस स्वस्तिक के माध्यम से, उस ओम के माध्यम से उस परमात्मा से जुड़ना भी उसी ने सिखाया। तो माँ ही मेरी पुस्तक थी। मैंने पुस्तक को उस रूप में नहीं देखा कि वो एक लिपिबद्ध पुस्तक है और ग्रंथ है, उसमें छेद है, उसको ग्रंथित किया गया है। पुस्तक शब्द तो बहुत बाद में आया, हम तो ग्रंथ वाले लोग हैं कि ग्रंथित किया गया तो ग्रंथ हमारे सामने आया। वही जो ज्ञान था, चाहे वो एक चिड़िया से मिला, चाहे वो एक सूरज से मिला, चाहे चंद्रमा से मिला, चाहे हवाओं से मिला। जब मैं गांव में अपने स्कूल जाती थी तो मेरे गांव के रास्ते में एक छोटा सा नदी तो नहीं कह सकते, नाला सा पड़ता था। तो मैं रोज घर से अपने बस्ते में एक पत्थर भी ले जाती थी और उस नाले को पाटने की कोशिश करती थी। उस नाले ने भी मुझे चलना सिखाया कि पानी से बचकर, नाले से बचकर के कैसे सीखा जा सकता है। तो पुस्तक तो आपके चारों तरफ है, इन हवाओं में भी है, इस कमरे में भी है, आप लोगों की मुख्य मुद्रा के अंदर
जो आपका ये प्रकाश है, जो ये आपकी आंखें हैं, जो मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, आप भी पुस्तक है। मनुष्य का चेहरा भी अपने आप में एक पुस्तक है। और उसकी बड़ी बात नवीन से मैं कह रही थी, नवीन यहाँ पे आए हैं, डॉक्टर विद्वान हैं, पूरी दुनिया में इनका अपना नाम है, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व में जाने जाते हैं। उनसे मैंने कहा कि आज मुझे पुस्तक मिला। उन्होंने कहा कि पुस्तक के अंदर जो लिखा है, पुस्तक के अंदर जो शब्द है, वो तो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म कभी समाप्त नहीं होता है, वो स्वर कभी समाप्त नहीं होता है, वो ध्वनि कभी समाप्त नहीं होती है, वो इस वायुमंडल में हमेशा है। इसीलिए हर चीज में एक ज्ञान है, और इस ज्ञान की जो धारा है हम तक हमेशा बहती रहती है। मैं आप मुझसे पहले बहुत विद्वान डॉली रबड़ा, राम विनय, असीम शुक्ल जी, सब लोगों ने यहाँ पे बोला होगा, मैं वंचित रह गई आप लोगों की, अच्छा आप लोगों की वाणी से। ये बहुत अच्छा है पुस्तक को जानने का। अभी मुझसे पहले भाई ने कहा कि अब लोग इससे दूर हो रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है। अब जो नई पीढ़ी आ रही है ना, जो इससे मोबाइल से और इससे ऊब चुकी है, वो फिर साहित्य की ओर आ रही है, वो फिर पुस्तकों की ओर आ रही है। आज भी आप देखेंगे कि लड़के लड़कियां जब अपनी फोटो सेल्फी ले रहे हैं तो चाह रहे हैं कि उनके पीछे एक पुस्तकालय हो, पुस्तकें हों, उनके हाथ में एक पुस्तक लेकर के वो महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, गीता के बारे में, हमारे पुराणों उपनिषदों के बारे में जानना चाह रहे हैं। समय अब अपने धुरी से पीछे को आ रहा है, हम लोग आगे को चले। ऐसा होता है कि हम लोग वहाँ से चले, पुराणों से, वेदों से, उस ज्ञान से, महाभारत के, और हमने फिर मोबाइल पे आ गए, मोबाइल के वो चित्र कथाओं पे आ गए, थोड़ी थोड़ी चंपक की छोटी छोटी कहानियों पे आ गए, पंचतंत्र की कहानियों को हमने रूपायित करना शुरू कर दिया। परंतु नहीं, आज हम फिर पढ़ने लगे। हम पढ़ने की, क्योंकि पढ़ना तो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। यदि पढ़ना कभी समाप्त नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये है पुस्तक कभी समाप्त नहीं हो सकती है। पुस्तक हमारी जीवन की धारा है। जयशंकर प्रसाद कहते थे कि पुस्तकें तो हमारे जीवन की खिड़कियां हैं, और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से हम सारी दुनिया को देखते हैं। मैं कहानियां पढ़ती हूँ, मैंने पूरी दुनिया के साहित्य को सिर्फ पुस्तकों के माध्यम से जाना है। मैंने अफ्रीका की कहानियां, मैंने कुप्रिन की कहानियां, मैंने रसिया की कहानियां, चीन की कहानियां, जापान की कहानियां अनुवाद के माध्यम से जानी, उनकी नायिकाओं के नायक के नाम से जानी, उनके खान पीन के नाम से के उनके जीवन को जाना। तो इसका मतलब वो खिड़की खोली मैंने और जापान को देख लिया, मैंने खिड़की खोली बिहार को देख लिया, मैंने खिड़की खोली राजस्थान को देख लिया। पुस्तकें हमारी खिड़कियां हैं जो बाहर को खोल करके हमारे अंदर ज्ञान ले जाती हैं और हम ज्ञानी हो जाते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। परमपिता ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि ये ज्ञान, ये पुस्तक आपका साथी बनकर के जीवन पर्यंत आपके साथ रहे। कुछ नहीं जाए हमारे साथ, ये ज्ञान हमारे साथ जाए। हम लोग इस बात के लिए जाने जाएं कि मैं तो रोज सोचती हूँ, रोज मेरे सारे लोग मित्र लोग यहाँ पे, राम विनय, डॉली मैडम, सब लोग, पचौरी जी बैठे हुए हैं, हम लोग इसी बात के लिए जाने जाते हैं और इसी बात की हमेशा चर्चा करते हैं कि हमने आज कितना क्या पढ़ लिया। अब अभी मैडम के यहाँ बैठे थे, शिव मोहन सिंह के यहाँ बैठे थे, तो हम लोग की कंपटीशन था कि अरे मैंने ये किताब पढ़ी हुई है, अरे मैंने ये किताब पढ़ी है, रांगे राघव को हमने पढ़ा है, दिनकर को हमने पढ़ा है, निराला को हमने पढ़ा है। मैंने कहा मैं तो आगे भक्त हूँ, मेरा विद्यार्थी यहाँ पे नवीन आए हैं तो आगे के महाभक्त हैं, इन्होंने शोध किया है आगे पे। तो हम लोगों को इस बात का गर्व होता है कि हम इतना पढ़ा है। मैं भी आप लोगों से, विद्यार्थी बैठे हैं यहाँ पर, आप लोग भी अपने जीवन में जब मेरी आयु में आए तो आपको भी भगवान करे इतना गर्व हो कि आपने कितना पढ़ लिया है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सविता जी। यहाँ पर मैंने बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राम विनय जी को। वो आए और इस विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर हमें पाठ्य प्रदान करें। प्रणता ज्ञान संदोहध्वांत ध्वंसन हेतवे नमामि तुर्गग्रीवं हरिं सारस्वत प्रदम। सम्मान्य मनीषी वृंद, आज की अध्यक्षता कर रही आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, मुख्यातिथि महोदय, जो
अति व्यस्त होने के कारण फिलहाल हमारे बीच अभी उपस्थित नहीं हैं, जा चुके हैं। और आदरणीय पचौरी जी से लेकर के इधर सविता दीदी तक और यहाँ से वहाँ तक सब लोग जो साहित्य की साधना में, शब्दार्थ की साधना में रुचि रखने वाले हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। सीमित शब्दों में थोड़ी सी बात मैं भी करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर संजय जी ने जो यह अनुष्ठान आयोजित किया है, यह अपने आप में शब्दार्थ के तप को बढ़ाने का अनुष्ठान है। बहुत बढ़िया। और समाज के लिए ये क्या किया भाई? बढ़ा दीजिए गौरव जी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक। कम कर दो, डॉक्टर साहब के नाम पे बढ़ा दो। वास्तव में देखें तो मानवता की शाब्दी अभिव्यंजना ही पुस्तकें हैं। जितनी भी किताबें हैं, मानवता की शब्दार्थमयी व्यंजना वहां आपको महसूस होगी। शब्द जब भी उतरते हैं स्वरूप से बाहर होकर के, वह वास्तव में कवि के अंतःकरण को, कवि के व्यक्तित्व को, उनके जीवन को संपूर्ण रूप में एक आकार दे देते हैं, जो व्यक्ति के नहीं रहने के बाद भी बोले जाने लायक हैं, पढ़े जाने लायक हैं, समझे जाने लायक हैं। आज हम पंत प्रसाद निराला को नहीं देख पा रहे, लेकिन उनके साहित्य में उनको हम देख समझ पा रहे हैं। यह इसी कारण से क्योंकि वे पुस्तकों में शब्दार्थ शक्ति बन करके उपस्थित हैं, सुरक्षित हैं। हम वाल्मीकि, व्यास, कालिदास को आज नहीं देख पा रहे, लेकिन उनका वाङ्मय, उनके स्वरूप के दर्शन हमें निरंतर कराता रहता है और यही पुस्तक की महत्ता है, यही पुस्तक का वैशिष्ट्य है। कहते हैं कि पुस्तकें दो प्रकार की होती हैं, एक तो व्यक्त जो हम सब पढ़ते हैं और एक अव्यक्त जो हमारे भीतर आध्यात्म के रूप में विराजमान है, जो हमारे चिंतन के रूप में है, जो आकाश के रूप में है, क्योंकि शब्द आकाश से ही उतर करके आते हैं। दर्शन शास्त्र में परिभाषा दी गई कि शब्द गुणकम आकाशम, आकाश वही है जिसका गुण शब्द हो, और वही शब्द जब व्यक्त होकर के आ जाता है तो उस अव्यक्त की व्यक्त रूप में व्यंजना ही पुस्तक है, वही ग्रंथ है। इसे ही शास्त्र के नाम से जाना जाता है। शास्त्र उसे ही कहते हैं, प्राचीन काल में जिन्हें हम शास्त्र कहते थे, आज हम पुस्तक कहते हैं। शास्त्र उन्हें ही कहते हैं जो हमारे जीवन को अनुशासित करे, जीवन जीने की कला दे, जीवन जीने का औचित्य हमें बताए, वही शास्त्र कहलाते हैं। शास्त्र इति शास्त्रम। और अगर शास्त्र में हम नहीं जुड़ेंगे तो हम जीवन के महत्व को नहीं जान पाएंगे, हम जीवन के व्यक्त रूप को भी नहीं जान पाएंगे। अव्यक्त तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए अगर व्यक्त शक्ति को भी जानना हो तो हमें पुस्तकों के पास जाना ही चाहिए और जाना ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। जो विद्यार्थी हैं, उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज से मेरा बड़ा पुराना संबंध है। मेरे अभिन्न मित्र हैं आदरणीय काम्बोज जी, और हमारा बड़ा आत्मीय संबंध, बहुत वर्षों पुराना संबंध है। मित्रों, जो नई पीढ़ी है उनको पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। वह सब कुछ सीखने के लिए, सब कुछ समझने के लिए, उनके जीवन के लिए जो कुछ भी उपादेय हैं, आवश्यक है। अकबर इलाहाबादी ने कहा कि हम वैसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं, हम वैसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। ये देखिए जरा कितनी पीड़ा इस शेर के भीतर है। यह देखिए किस पंक्ति के भीतर उस रचनाकार ने क्या कहने का प्रयास किया कि वह शब्दार्थ का संचय किस काम का है जो संस्कारहीन बना दे। वह पुस्तक किसी काम की नहीं जो हमें, हमारी सामाजिकता, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति से हमें दूर कर दे। तो हमें संस्कारवान बनाने के लिए पुस्तकें हुआ करती हैं, हमारी पीढ़ी को ज्ञानवान बनाने के लिए पुस्तकें होती हैं। तो विद्या और अविद्या के दोनों स्वरूप का बोध
इसीलिए शास्त्र की दृष्टि से आवश्यक है। अविद्या को जाने बगैर आप विद्या को नहीं जान सकते। ईशावास्योपनिषद का उद्घोष है कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। अविद्या से आप इस संसार को पार करेंगे और विद्या से अमरत्व को प्राप्त करेंगे। तो संसार को पार किए बगैर अमरत्व के पास नहीं पहुंच सकते। तो अविद्या का भी ज्ञान लेना पड़ेगा और अविद्या के ज्ञान के बाद ही आप तक विद्या पहुंचेगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप निश्चित रूप से ग्रंथ पढ़ने का, साहित्य पढ़ने का, पुस्तक पढ़ने का अभ्यास करें और केवल अभ्यास नहीं, पूरी तरह से वो आदत में ढाल लें। बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण मित्र हैं। यहाँ डॉक्टर साहब ने भी ये कहा है कि सबसे अच्छी दोस्त है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सच्चाई है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कुछ पुस्तकें जो तुम्हारे भीतर हैं, पहले उन्हें पढ़ने की आदत डालो। जब भीतर की किताब पढ़ लोगे तो बाहर की किताब पढ़ने में आनंद महसूस होगा। इसलिए किताबें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। बेकन ने बड़ी अच्छी बात कही। 3 तरह की किताबों की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक ऐसी होती है जो केवल चखने के लिए होती है, केवल चखने के लिए होती है। एक किताब ऐसी होती है जो निगल जाने के लिए होती है, और तीसरी एक अलग प्रकार की किताबें हैं जो चबा चबा करके रस लेने के लिए होती हैं। तो तीसरी तरह की जो किताब है, उस तरह की किताब को खोजने की आदत डालें। अगर यह आदत आपके भीतर आ गई तो पुस्तक का महत्व भी मालूम हो जाएगा और जीवन का महत्व भी मालूम हो जाएगा। और यह अगर समझ गए तो वास्तव में यह जो विश्व पुस्तक दिवस है यह सार्थक हो जाएगा। और फिर आप जान जाएंगे कि मानवता को आकार देने में पुस्तकों का वास्तविक महत्व क्या है। अगर पुस्तक नहीं है तो कुछ भी नहीं। वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। दंडी कहते हैं कि वाणी की प्रसन्नता अगर नहीं है तो लोक की यात्रा नहीं हो सकती। शब्दार्थ की यात्रा के माध्यम से ही लोक की यात्रा होती है। संज्ञाकरण उसी से होता है और यह सब कुछ हमें ग्रंथों से प्राप्त होता है। हमें जीने के लिए हमें बड़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह सब हमें ग्रंथ ही तो देते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम। यह सब कहाँ से सीखेंगे? किताब से ही तो सीखेंगे। मनुस्मृति पढ़ेंगे तो ही तो सीखेंगे। सत्यम वद धर्मम चर आचार्य देवो भव अतिथिर देवो भव, ये सारे के सारे जो मंत्र सिद्धांत हैं ये सब हमें ग्रंथ ही तो देते हैं। वेद पुराण आदि जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हमारी परंपरा है, हमारी जड़ उसमें निहित है, क्योंकि हमारी कलम से, किसी ऋषि के कलम से उस निकली हुई चीजें हैं। आज एक बहुत अच्छी पंक्ति आपके सामने रखता हूँ। महाकवि गोपाल सिंह नेपाली जी ने कहा कि हर क्रांति कलम से शुरू हुई संपूर्ण हुई, हर क्रांति कलम से शुरू हुई संपूर्ण हुई, चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई। हम कलम चलाकर त्रास बदलने वाले हैं, हम कलम चलाकर त्रास बदलने वाले हैं। हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। इसलिए साहित्य को जानिए, समाज का स्वरूप बदल जाएगा, इतिहास का स्वरूप बदल जाएगा, मानवता का स्वरूप बदल जाएगा और जमीन से ऊंचाई की ओर, मनुष्य से देवत्व की ओर की यात्रा हमें महसूस होने लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुस्तक नामक जो एक ऐसी चीज है जो ज्ञान भंडार है, ज्ञान का संचित कोश है, उसे प्रणाम करता हुआ, आप सबके भीतर के ग्रंथ को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विरमित करता हूं और आप सबको साधुवाद देता हूं। आदरणीय संजय जी को साधुवाद देता हूं और सभी मनुष्यों को प्रणाम करता हुआ, जो हमारी नई पीढ़ी है उन्हें आशीर्वाद देता हुआ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वास्तव में गागर में सागर भरने का काम आपने किया है। हमारे मध्य में द पायनियर से हरिओम सिंह जी पहुंचे हैं। मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं और डॉक्टर बीके संजय से निवेदन करूंगा कि वो हरिओम सिंह जी का भी पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और एक ऐसे व्यक्तित्व को, मैंने जैसा पहले उनके सम्मान में कहा कि हमें गर्व है कि हम उनके काल में हैं। ये हमारा घमंड है। जब हम कभी लिखेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, कि हम लिखेंगे कि हमने लोग जैसे आज
गर्व के साथ असीम शुक्ल जी कहते हैं कि हमने निराला जी के साथ काव्य पाठ किया है, हमने दिनकर जी को देखा है, ऐसे ही हम कभी गर्व से कहेंगे कि हम असीम शुक्ल जी के साथ खड़े होने की हिम्मत कर पाए, उनको देख पाए, उनके साथ बैठने का सुख प्राप्त कर पाए। ये आप सबके लिए भी सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में आदरणीय असीम शुक्ल जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। मंच पर आसीन सभी प्रबुद्धजन, आदरणीय सुधा जी, माधुरी जी, डॉक्टर संजय जी, मेरी अग्रजा आदरणीय सविता जी, विद्यार्थीगण और विशेष रूप से राम विनय जी, डाली जी और हलधर जी, इन तीनों के प्रति एक शिकायत व्यक्त करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। ये लोग तीनों के तीनों ऐसी चालाकी कराए हैं कि असीम शुक्ल के लिए बोलने के लिए कुछ रह ही न जाए। शिक्षाविद आदरणीय पचौरी जी यहाँ उपस्थित हैं। आज के संदर्भ में, पुस्तकों के संदर्भ में कितना कहा जाए वो थोड़ा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, शब्द सुने कहीं सब संता वाली बात है। यहाँ पर हमने पुस्तकों के बारे में बहुत चर्चा की, बहुत जाना। वेद पुराणों से लेकर के आज के आधुनिक साहित्य तक की पुस्तकों के विषय में हम बराबर अनुशीलन करते हैं, जानते हैं, देखते हैं। लेकिन मित्रों, हमें पुस्तकों की चर्चा के संदर्भ में पुस्तकों के प्रणेताओं को नहीं भूल जाना चाहिए, जिनके कारण पुस्तकें हैं। वे न होते तो पुस्तकें न होती। सबसे पहले मैं इस संदर्भ में आज के ही युग के, हमारे आपकी सदी के राहुल सांकृत्यायन का जिक्र करना चाहता हूं। इस संदर्भ में राहुल जी के अंदर भारतीय वांग्मय को, भारतीय साहित्य की पुस्तकों का भंडार बढ़ा देने की इतनी उत्कंठा थी, इतनी लालसा थी कि वे पैदल खच्चरों में, गधों में, घोड़ों में चढ़ करके तिब्बत के पठारों तक पहुंचे। तिब्बत के मठों से, मंदिरों से, गुफाओं से हिमालय की संस्कृत, तिब्बती और हमारी प्राचीन भाषाओं के ग्रंथों की पांडुलिपियां लाद करके वहां से पैदल लाए। कई कई महीने की यात्रा की हिमालय की उन्होंने, और पटना संग्रहालय में आकर जाकर के उनको रखा इस नियत से कि फुर्सत से बैठ करके मैं लंका की यूनिवर्सिटी से अवकाश ले करके और यहाँ पटना में रह करके मैं उनका अनुवाद करूँगा हिंदी में, और जो है हिंदी साहित्य का, हिंदी की पुस्तकों का भंडार बढ़ाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा नहीं होता था। उसके लिए कुछ राजनीति जिम्मेदार थी, कुछ हमारी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार थी, और कुछ हमारी, कहना चाहिए कि तथाकथित प्रगतिशील लोगों की के षड्यंत्र भी इसके लिए कुछ जिम्मेदार लोग थे। प्रगतिशील शब्द ने हमारे देश का और पुस्तकों का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। और राहुल जी का देहांत हो गया, दिवंगत हो गए, और वो पुस्तकें आज भी वहां पड़ी हुई हैं। दूसरी बात मैं ये कहना, राहुल जी 35 भाषाओं के, विश्व की 35 भाषाओं के पंडित थे। खाली जानकार नहीं थे, सामान्य रूप से पंडित थे उन भाषाओं के। आप कल्पना कीजिए कि अगर उन्होंने वो सब अनुवाद किया होता तो आज हमारे भारतीय वांग्मय की क्या स्थिति होती। मैं दूसरा संदर्भ आर्थिक पक्ष को लेकर के मैं दे रहा हूं डॉक्टर रामविलास, स्वर्गीय डॉक्टर रामविलास शर्मा का, उनका प्रणाम पूर्वक स्मरण कर रहा हूं उनका मैं, कि उनको जब
21 लाख का पुरस्कार मिला भारत सरकार से पहली बार, और उनके वो कहीं जाते नहीं थे। किसी सभा सोसाइटी में किसी आयोजन में रामविलास जी ने जाना बंद कर दिया था। कहते थे मुझे बहुत काम करना है, मुझे अभी बहुत लिखना है, मुझे मेरे पास अभी बहुत मेज में मेरे काम इकट्ठा है लिखने का, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। घर देने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्री उनके घर आए विकासपुरी में, दिल्ली में देने के लिए। उन्होंने कहा कि आप कृपा पूर्वक मुझे ये वाग्देवी की जो मूर्ति लाए हैं ये दे दीजिए, मुझे माला पहना दीजिए, मुझे शाल ओढ़ा दीजिए, बाकी ये जो चेक लाए हैं, कागज का जो टुकड़ा लाए हैं आप, इसका उपयोग किसी पुस्तकालय के लिए कर दीजिए। जहां आज का विद्यार्थी, आज का नवयुवक, आज का समाज, भावी पीढ़ी जिससे निरंतर लाभान्वित हो सके, मैं ये कागज का टुकड़ा लेकर के क्या करूं? और यही कह करके उन्होंने हर पुरस्कार की धनराशि अस्वीकार की, लेने से इनकार करते रहे बराबर। अंत में बेहोशी की अवस्था में उनको व्हील चेयर में बिठा करके हिंदी एकेडमी दिल्ली ने 11 लाख का चेक पकड़ा के फोटो खिंचवा दिया। जब वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी कि मैं लूँगा कि नहीं लूँगा, उनके पुत्र ने उनको व्हील चेयर में बिठा करके उतर लिया। अगर उनका होशो हवास में होते वो तो शायद वो भी चेक वो जो है किताबों के लिए, पुस्तकों के लिए ही शायद उन्होंने दे दिया होता। मैं देख रहा हूं कि पुस्तकें, पोस्त शब्द जो बना है पुस्तकों का, अवंदेज अवस्था जो पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ था, अवंदेज अवस्था, अवंदेज अवस्था पहली किताब थी पुस्तक के नाम पर, वो पहली पुस्तक थी शायद, ऐसा इतिहास कहता है, हिब्रू में, हिब्रू भाषा में। और वही पोस्त, वही अवंदेज अवस्था वो धर्म ग्रंथ बन गया। आज धर्म ग्रंथों की देख लीजिए, धर्म ग्रंथ भी तो पुस्तक ही है। श्रीमद् भागवत से भगवान श्री कृष्ण का रसावतार ग्रंथावतार है। वो ग्रंथावतार श्रीमद् भागवत हमारे जीवन के सुख दुख, हंसना रोना सब कुछ उसमें है, और परम आनंद की स्थिति में भी वो ग्रंथ हमको पहुंचाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। परम आनंद की स्थिति में हमको पहुंचाने वाला वो ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहब को ले लीजिए आप, जो है रामायण को ले लीजिए, गीता को ले लीजिए, ये ग्रंथ ही जो है जो निरंतर हर क्षण जीवन क्या है, उस जीवन की, सच्चे जीवन की स्थिति में हमको स्थित रखते हैं। ये ग्रंथ ही है और कुछ नहीं है। तो ग्रंथों ने हमारे जीवन का संचालन किया है, हमारी चेतना का नहीं बल्कि हमारे संसार के जीवन का संचालन कर रहे हैं ग्रंथ। इन ग्रंथों को हम अपने जीवन से कैसे अलग कर सकते हैं? 1844 में एक पुस्तकालय की कल्पना की गई, पहले पुणे वाचन मंदिर के नाम से, पूना में। देखिए मराठी भाषा में, मराठियों ने जो है, मराठियों के विद्वानों ने, मराठी ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है पुस्तकों के संबंध में, पुस्तकालयों के संबंध में, अध्ययनशीलता को बढ़ाने के संबंध में मराठी भाषा ने जितना काम किया है उतना शायद हमारे हिंदी में नहीं हो पाया है। मराठी का शब्दकोश देख लीजिए आप, और यही नहीं, हिंदीएतर, मैं फादर कामिल बुल्के को याद करता हूँ जब देखता हूँ कि फादर कामिल बुल्के ने क्या किया। किसी भी शब्दकोश की जब बात होती है तो फादर कामिल बुल्के का शब्दकोश ले लीजिए, और कोई शब्दकोश मत पढ़िए, ये भार्गव की डिक्शनरी ये जितनी है ये सब बेकार है। फादर कामिल बुल्के का शब्दकोश देख लीजिए, आपकी समस्या हल हो जाएगी, आपका शब्द ज्ञान बढ़ जाएगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस शब्द का ये अर्थ होगा, वो अर्थ उसमें मिल जाएगा आपको, व्याख्या सहित वो शब्द मिल जाएगा आपको। पूना में जो स्थिति हुई उसकी, ऐसी स्थिति हो गई उस पुस्तकालय की एक समय, वो ऐसी स्थिति हो गई कि उस समय उस पुस्तकालय में भारत एक भिन्न भिन्न जातियों, समुदायों, परंपराओं के लोगों का एक संगठन है और कुछ नहीं, चर्चल ऐसा कहा करते हैं।
चर्चिल भारत को देश नहीं मानते थे, लेकिन उस समय कुछ समय के लिए विंस्टन चर्चिल भी हिंदुस्तान आए हुए थे, भारत आए हुए थे। और चर्चिल ने भी जो है उस पुस्तकालय का नाम सुना, उस वाचन मंदिर, पुणे वाचन मंदिर का नाम सुना और उस वाचन मंदिर में जाने लगे, बराबर नियमित जाने लगे जब तक रहे। और उन्होंने अपनी धारणा इस देश के बारे में बदली, उस पुस्तकालय के कारण उनकी धारणा बदली। ये पुस्तकों का एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान है, बहुत ज़्यादा। बहुत से विद्वान पुस्तकों के बारे में हर प्रकार से, हर पक्ष से बोल चुके हैं। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, घूर के देख रहा है मेरा छोटा भाई, मुझे से बड़ा डर लगता है। तो इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम निवेदन करते हुए मैं डॉक्टर संजय के इस महाअनुष्ठान में अपनी भी आहुति डालते हुए अपनी जगह दूंगा। जोरदार तालियां असीम शुक्ल जी के लिए बजाएं। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और हमारे मध्य में केवल 3 विशेष लोग अभी शेष हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि हमारे बीच में नवीन लोहानी जी हैं और वो आए हैं, और लोहानी जी का हम सदुपयोग ना करें तो ठीक नहीं होगा। मैं चाहूँगा संक्षेप में ही सही, लेकिन उनको आशीर्वाद हमें जरूर दें। नवीन लोहानी जी, आपके जोरदार तालियों के बीच। नमस्कार, धन्यवाद श्रीकांत जी। मैं आभारी हूँ इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय संजय जी का, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सुधा रानी पांडे जी, आदरणीय दीदी सविता मोहन जी और आप सब मित्रों का बहुत आभार। संक्षेप में बातें अगर कहें तो हम लोग पुस्तक के अब दूसरे युग में हैं। शायद अपना फोन लगा दो, ये सब एक समय था जब कहा गया कि हम पत्थरों से और पेड़ों से, उनकी खाल से बनी हुई जो रचनाएं थी उनको पढ़ रहे थे, और सौभाग्य से मुझे ऐसी काफ़ी जगहों पर जाने का अवसर मिला। अभी चर्चा आई थी राहुल साकृत्यायन की, तो मैंने चीन में हेनसांग का जो संग्रहालय वो देखा शियान में। तो उन्होंने जो संग्रह किया भारत से ले जाकर, और जिस रूप में वो पांडुलिपियाँ थी, और उसके बाद जो वहाँ के विचारकों के पत्थरों पर उत्कीर्ण जो रचनाएं थी उनकी चीनी भाषा मंदारिन में, तो हम लोगों के लिए वहाँ से पुस्तक का कोई दौर था और उनका एक तरह से विरूप भी हमारे सामने आ रहा है। मुझे कई बार ये लगता है कि जो बिना पढ़े हुए बहुत सारी पुस्तकों के बारे में चर्चा होती है इस समय में। जिसने अभी आपने मनु के ग्रंथ की चर्चा की थी, बिना मनु को पढ़े मनु के विशेषज्ञ बहुत बोलते हैं, बिना संविधान पढ़े अंबेडकर की चर्चा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बिना किसी पुस्तक आधार ग्रंथ को पढ़ने वालों की बहुत ज़्यादा बात होती है। और ख़ासतौर से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आई, या जो हमारा आज का दौर है जब अज्ञान भी ज्ञान है, और जब सूचना और अज्ञानता ने एक ऐसा जाल फैलाया हमारे आसपास कि हमारे लिए पुस्तकें गौण हो गई उस रूप में। आदरणीय दीदी ने कहा भी कि फिर बच्चे पुस्तक की ओर लौट रहे हैं, लौटना पड़ेगा शायद, क्योंकि अगर हम पुस्तकों के किसी भी रूप में, ज्ञान के किसी भी रूप में, सूचना के किसी भी रूप में आई हुई चीज़ को अगर प्रमाणित तौर पर नहीं देखेंगे तो हमारे लिए कठिनाइयाँ पैदा कर सकती है। तो आज का आयोजन इस रूप में विशिष्ट है और बहुत बड़े लोग बैठे हैं। मैं तो आप सबके सामने बहुत ही जूनियर बैठता हूँ। आपने कहा आशीर्वाद देना, मैं आशीर्वाद मांगूंगा, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी बातें हुई और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। लेकिन हमारे लिए पुस्तकों का महत्व इस रूप में बढ़ता है कि हम दैनंदिन जीवन में जो भी देख पढ़ लिख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिस रूप में वो चीज़ आ रही है। अब हम लोग इस दौर में हैं कि साहित्य हम लोग पढ़ाते थे तो पहले कहा जा रहा था कि जो लिखा हुआ है वही किताब है। अब हम कह रहे हैं जो फिल्माया गया वो भी एक पुस्तक है, क्योंकि उसको तो हम समझ रहे हैं, उसके कायिक, वाचिक, मानसिक सभी रूपों में समझ रहे हैं, तो उसको हम कैसे पुस्तक न कहें। तो पुस्तक का आकार बहुत बड़ा हो गया है और उसको समझने वाली दुनिया, उसको समझने वाली इंसान की समझ भी विकसित हुई उस रूप में। और आने वाले दिनों में पुस्तक का रूप शायद कुछ और भी हो जाए। अब हम जैसे मोबाइल के ज़माने में आए हैं तो लगता था कि कभी वो रखी हुई मशीन एक टेलीफोन हो सकती थी। अब टेलीफोन का जो आकार बदलने वाला है, जो भविष्य में, शायद हम पर ये वाला यंत्र भी ना रहे, हम एक घड़ी में या एक छोटे से मोबाइल के बजाय एक अंगूठी तक उसमें आ जाएं, तो ज्ञान भी ऐसे ही बदलेगा और उसके स्वरूप भी बदलेंगे। तो पुस्तक जिस रूप में भी आए उसका हम एक तरह से वर्णन करेंगे, क्योंकि ज्ञान की जो भी उत्कंठा है मनुष्य की और उसको संरक्षित करने की, उसका आकार है पुस्तक और उसका देह रूप है एक तरीके से पुस्तक। तो आप सब जो बहुत महान बातें हम बोल रहे हैं, मैं उनसे ही सीखकर कुछ बातें कह रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।